भोजन शुद्धि का सामान्य परिचय क्या है, ये जाना था। और दूसरी परिचर्चा जो हमारी हुई थी, वो 12 दिसंबर को हुई थी, जो देशना जी उस्मानपुर के नेतृत्व में हुई थी। उसमें हमने जाना था कि हम भोजन शुद्धि के बारे में बात तो कर रहे हैं, तो भोजन शुद्धि के बारे में बात करना आवश्यक क्यों है, मतलब अपना भोजन शुद्ध बनाना आवश्यक क्यों है, इसके बारे में जाना था। और इस चौका शुद्धि में भी चार पॉइंट थे: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव संबंधी शुद्धि। तो उसमें हमने अन्न और जल संबंधी शुद्धि की चर्चा की थी। आगे की चर्चा हम आगे के सत्रों में करेंगे। आज हम एक विशेष टॉपिक पे भोजन शुद्धि के एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वो है बर्तन शुद्धि और ईंधन की शुद्धि। यानी जिन बर्तनों में खाना पका रहे हैं, भोजन पका रहे हैं, जिन बर्तनों में भोजन कर रहे हैं, जिन बर्तनों में भोजन परोस रहे हैं, जिन बर्तनों में भोजन रख रहे हैं, वो बर्तन कैसे होने चाहिए, ईंधन हम कैसा यूज कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए, कैसी मर्यादा होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। अपना शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी परिचर्चा का टॉपिक हेडिंग है जिनागम के आलोक में। भोजन शुद्धि की बात तो बहुत लोग करते हैं, नेचुरोपैथी वाले भी करते हैं, आयुर्वेद वाले भी करते हैं, है ना, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लोग करते हैं। पर हमारा हमारा टॉपिक है जैनागम के आलोक में। यानी यहाँ पर जो भी बात की जाएगी वो प्रमाणिक की जाएगी। यहाँ पर जो भी बात की जाएगी उसका आधार आपको जिनागम में मिल सकता है। जो हमारी 2000 साल की आचार्य परंपरा के जिनागम है, उनमें आपको उनका प्रमाण मिल सकता है। तो हमारी जो सभा की नेत्री हैं वो भी यहाँ पधार चुकी हैं, प्रियंका जी बेंगलुरु। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको आज की जो सभा होने वाली है उसका एक छोटा सा प्रीव्यू दे देती हूँ। क्या अभी हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। यात्रा कहाँ करनी है? अभी हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेन में बैठकर यहाँ से बैंगलोर। बैंगलोर से जाएंगे, हमें वापस आना है मध्य प्रदेश, बिल्कुल साउथ में जाना है, कर्नाटका में। उसके बाद मध्य प्रदेश आना है। मध्य प्रदेश क्यों आना है? क्योंकि हमारी जो परिचर्चा हो रही है इसमें हमने एक विशेष सत्र रखा है, एक विशेष इसका सब्जेक्ट है कि हम बिल्कुल थियोरेटिकल बात नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल बात भी करेंगे। यानी जो भोजन शुद्ध बनाते हैं ऐसे अनुभवी लोगों से भी हम आपकी बात कराएंगे। तो उसके लिए उनसे मिलने हमें जाना है मध्य प्रदेश। लेकिन बीच में हमें किसी और से भी मिलना है, उसके लिए हमें जाना है महाराष्ट्र। तो आप लोग अच्छे से पूरा हमारा 8:30 बजे से 10 बजे तक का टाइम है, और कोई भी बीच में लीव ना करें। अभी हमें 3 प्रदेशों में घूमना है, तो शुरू करते हैं। हाँ, प्रियंका जी आ चुकी हैं। आप स्वयं बहुत स्वाध्यायी हैं, अन्य लोगों को भी स्वाध्याय कराती हैं। बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पर आज जुड़े हुए हैं वो आपसे परिचित होंगे। कैसे परिचित होंगे? क्योंकि आपने पिछले वर्ष बहुत ही सफल संचालन किया था वनिता बोधनी शिविर का, जो शिविर महिलाओं के लिए लगा था। और आपको ये बता दें कि हमारे जितने भी जो वक्ता आते हैं यहाँ पे, जो सभा के स्पीकर्स आते हैं, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो चरणान योग के बहुत अच्छे जानकार हैं, चरणान योग के अच्छे जानकार हैं। आप जो है आप ब्रह्मचारी कल्पना दीदी के साथ मूलाचार्य जी की कक्षा भी लेती है, और वो मूलाचार्य जी चरणान योग के मूल ग्रंथों में से एक है। तो ये ऐसा आप, और आपने विशारद की डिग्री भी प्राप्त की है मुक्त विद्यापीठ से। तो हम आपके बारे में आपसे सुनना चाहते हैं भोजन शुद्धि में बर्तन और ईंधन संबंधी शुद्धि। मैं माइक आपको सौंपूं उससे पहले मेरा जो सभा में जितने भी सदस्य हैं उनसे एक अनुरोध है, अनुरोध या फिर आप इंस्ट्रक्शन ही समझ लीजिए। एक तो हो सके तो वीडियो ऑन करके बैठे। मुझे पता है ये हर मीटिंग में बोलते हैं वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, कोई करता नहीं है, लेकिन हो सके तो वीडियो ऑन करके बैठे। क्यों? क्योंकि ये परिचर्चा है। परिचर्चा क्या होती है? परि प्लस चर्चा। परि यानी चारों तरफ से, यानी इंटरेक्टिव सेशन बनाना है। अगर वीडियो भी ऑन नहीं कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ बोलना है, मतलब हमें इस चर्चा को डायरेक्शन देनी है। हम यहाँ से जब उठे आज 10 बजे, तो हमें पता होना चाहिए कि बर्तन कैसे होने चाहिए, हम इस इंटरेक्शन को एक डायरेक्शन दे सके। इसलिए
आप इसमें पार्ट लीजिए। आपको म्यूट अनम्यूट करके अपने आप को जो कुछ बोलना है, कुछ प्रश्न पूछना है या कुछ आपको इनपुट देना है इस डिस्कशन में, तो वो आप म्यूट अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में पब्लिकली चैट कर सकते हैं, या प्राइवेट भी, अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप पब्लिकली नहीं पूछना चाहते तो वहां भी पूछ सकते हैं। और हमारा जो ये जो सेशन है वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है यूट्यूब पे। वहां पर भी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो शुरू करते हैं, अदरवाइज प्रियंका जी, द फ्लोर इज ऑल योर्स। हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं प्रियंका जी। जी ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। इस चर्चा में भोजन शुद्धि की जो चर्चा है उसमें आप सभी का स्वागत है। और इस चर्चा में जुड़ने के पहले, जैसे अभी हमारी बहन जी ने भी निवेदन किया, जितना आप वीडियो ऑन रखेंगे उतना मुझे भी जुड़ने में सरलता होगी, क्योंकि जब तक परिचय नहीं होता है तो भाव नहीं बनते हैं बोलने के। यानी आप जितना जुड़ेंगे उतना मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ेंगे। इतना अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो, मतलब यदि नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है और आप कहीं बाहर नहीं है घर से कि जहां आना जाना ज्यादा है, और कोई ऐसा कोना नहीं मिल रहा है जहां आप वीडियो स्थिर रख सकें, वो अलग बात हो गई। लेकिन अगर अशक्य नहीं है तो आप अवश्य खोलेंगे। तो क्योंकि ये कहते हैं ना, धन्य धन्य साधर्मी जन मिलन की घड़ी। अभी कोरोना काल में तो वैसे ही हमें स्वाध्याय भवन में ही जाने का नहीं मिल रहा है, प्रत्यक्ष वक्ता नहीं मिल रहे हैं। तो हमें यदि ऑनलाइन से, ये थोड़ा सा जो ऑनलाइन से प्रत्यक्षता मिल रही है, अगर हम उसको भी ढकेंगे तो आगे ऐसा समय आएगा कि जब ये इस तरह से मिलना भी हमारा साधर्मियों का मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने ही आड़ डाली उस चीज पर। तो हम यदि स्वाध्याय भवन में जाते तो प्रत्यक्ष मिलते कि नहीं मिलते? उस समय तो हम कोई बुर्का ओढ़ के ऐसे तो नहीं जाते कि हमको कोई देखे नहीं। तो फिर हम वो प्रत्यक्षता को क्यों ढकना चाहते हैं? तो यदि जैसे हम सामने कोई फिल्म स्टार वगैरह हो, हॉट सीट वगैरह पे केबीसी वगैरह हो, तो उसकी अगर जूम क्लास हो तो आप वीडियो खोलेंगे या नहीं? तो एक फिल्म स्टार जो है उससे भी साधर्मी कम हो गया, यानी एक तरह से अपने अभिप्राय को टटोलेंगे। तो इस तरह का आपको उत्तर मिल सकता है। तो आप बिल्कुल प्रत्यक्षता बनाएंगे तो मेरे भी भाव बनेंगे खोलने के अपने विषय को ज्यादा, और आपको भी उसमें प्रायोगिक पक्ष भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल बातें बातें हो रही है और जीवन दूसरे दिन से वैसा ही चल रहा है, क्योंकि परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है, लेकिन एक दिन जरूर आता है। तो अगर आपने सोच लिया कि ये गलत है, तो जब आप, जैसे हम कोई मतलब रास्ते में जा रहे हैं, गलत रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने हमको टोका नहीं, और साइड से किसी ने बोल दिया कि नहीं आप शायद गलत पे हो, तो आपकी स्पीड रुक जाएगी उसमें। फिर उसके बाद आप उतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चला पाएंगे कि जब तक और दो चार से कंफर्म नहीं कर ले हम आगे कैसे बढ़े। तो एक जो खटक पड़ जाती है ना, गलत किसी ने बताया, तो वो खटक ही आपको वापस से सही दिशा में ले आती है। तो हमारा ये जो परिचर्चा का उद्देश्य है, खटक पड़ना, कि आपको गलत गलत लग गया ना, तो उसके बाद समझ लीजिए श्रद्धा तो सही हो गई। उसके बाद जो पंखा जैसे हम बंद करते हैं तो स्विच तो उसी समय ऑफ हो जाता है, लेकिन उसके बाद पंखुड़ियां धीरे 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 चलती हुई दिखती हैं, लेकिन वो हर समय बंद होने की तरफ बढ़ रही है। तो इसी तरह आपका जो है बंद होने की तरफ जो है वो दोष जो है वो चलने लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी इसमें। तो आप सभी जुड़िए। और अब अपना विषय अपन शुरू करते हैं कि शुद्ध जो भोजन, हमें ऐसा लगता है कि आज के समय में तो इतना गलत, बाहर में सब होटल का खान पान ये वो सब चल रहा है, और हम इतनी बारीकी से कहाँ लेके बैठ गए कि भाई यहाँ का हाथ यहाँ नहीं होना, और ये इतनी शुद्धि से साफ सफाई से हर चीज होना चाहिए, इस समय ये काम होना तो ये इस तरह से ही होना चाहिए। तो एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत विपरीत वातावरण की चर्चा कर रहे हो। तो ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इतने बाहर के उसमें इतने गलत रास्ते पे आ गए हैं कि हमें सही रास्ता ही ऐसा लगता है कि असंभव जैसा है। लेकिन यदि हमने गलत रास्ते की तरफ हमने पीठ कर ली, तो वो दिन दूर नहीं कि जब सही रास्ते की तरफ हमारा प्रवेश हो जाएगा। आप सोचिए, अगर शेर भी ऐसा सोचता कि मैं तो शेर की पर्याय में हूँ, कहाँ ये मुनिराज का वचन सुन के मेरे में क्या होने वाला है अभी, क्योंकि मैं तो मांसाहार छोड़ नहीं सकता, और मेरी बिरादरी के सब क्या कहेंगे कि ये तो कायर हो गया, यानी कि ये तो कोई क्या मतलब कर ही नहीं रहा है मांस भक्षण वगैरह। अगर वो शेर ये ऐसा सोच लेता
कि मेरी हंसी उड़ जाएगी मेरे समाज में अगर मैंने सही आचरण किया, तो बताइए वो कायरता, उसको वो वीर शासन का जन्म नहीं होता कभी। उस कायरता से वो हटा तो ये सचमुच का वीर शासन जो है आज हमें मिल रहा है। तो जब शेर ने बदला अपने को, तो शेर जैसा मांसाहारी व्यक्ति जो अपने को बदल सकता है, तो मनुष्य तो प्रकृति से ही शाकाहारी है, तो उसके जीवन में ये बदलाव क्यों नहीं हो सकते। तो इस तरह से आप चर्चा को अगर संभव समझ के सुनेंगे तो सरल लगेगा, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं है। और इसमें भी आप यदि आत्महित से ऊपर शरीर का हित भी रखें तो उस दृष्टि से भी हमारी चर्चा चलेगी, क्योंकि यदि हम कहते हैं कि ये चीज हेल्थ कॉन्शियस है, तो उस हिसाब से मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए अगर हम बताएं कि ये शरीर के लिए यानी इस जन्म के लिए भी आपके लिए ये चर्चा सुखकारी है। अगला भाव किसी ने देखा, अगर ये मान्यता भी अगर किसी के अंदर में है तो उसको भी इससे लाभ होगा, क्योंकि इस भाव में भी आपके लिए। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न था? हाँ, तो कंटिन्यू कीजिए, अभी तो कोई नहीं है प्रश्न। इस भाव में भी आपको इससे हित मिलेगा, कई सारी बीमारियों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो इस तरह से इस भाव के लिए भी हमारी जो ये चर्चा चलेगी वो बहुत सार्थक सिद्ध होगी। तो पिछले 2 रविवार से जो हमारी श्रृंखला चल रही है भोजन शुद्धि संबंधी, तो उसमें भोजन शुद्धि संबंधी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का सामान्य परिचय हो गया। अब हम द्रव्य शुद्धि के विस्तार में जा रहे हैं। तो विस्तार में जाने में हमने पिछले रविवार को अन्न शुद्धि और जल शुद्धि, ये 2 विषय पे हमारी चर्चा हो गई थी। अब उसके बाद हम अग्नि शुद्धि का मतलब समझते हैं कि अग्नि शुद्धि में क्या क्या चीजें आना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि अग्नि में हम किसी चीज को तपाते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। अब अग्नि ही अशुद्ध कैसे हो गई? जो तो शुद्धता का माध्यम है, यानी जिससे तो हम शुद्धता करते हैं, जैसे हमने कोई अशुद्ध बर्तन है उसको अग्नि में तपाया तो उसकी शुद्धि मानी जाती है। सोना है वो अग्नि में तप के शुद्ध होता है, मतलब 16 अन्य जो उसको बोलते हैं शुद्धता, वो तो अग्नि से ही आती है। अब अग्नि अशुद्ध कैसे हो गई? तो ये अग्नि शुद्धि के प्रकरण में हम अग्नि शुद्धि का मतलब क्या है वो समझेंगे, है ना। अग्नि तो जो अग्नि का एक जीवों का समूह है और सचित्त ही है, इसको हम जल की तरह उबाल के अचित्त तो कर नहीं सकते। तो इसमें शुद्धि के मायने क्या है? तो अग्नि से तपाकर हम हर चीज शुद्ध करते हैं, लेकिन और उसमें हिंसा तो होगी। तो अब हिंसा तो होगी, लेकिन हम उसमें से ये निकालेंगे कि हम कहाँ अनावश्यक हिंसा कर रहे हैं, कहाँ अनावश्यक बिजली जला रहे हैं, कहाँ अनावश्यक हम अग्नि का मतलब दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वो भी हमें अशुद्धि में इसमें काउंट होंगे। तो इस तरह से विषय को सरल करने के लिए मैंने इसको 4 भेदों में विभाजित किया है कि अग्नि शुद्धि में क्या क्या बिंदु जो आते हैं। तो पहला बिंदु होता है उपकरण संबंधी, कि हमारा अग्नि शुद्धि के 4 बिंदुओं में अच्छा पहला बिंदु ईंधन संबंधी ले लेते हैं। तो ईंधन संबंधी यानी उसको जब हम जला के हीट जो हमारी हो रही है, उस हीट को हम कहाँ से ला रहे हैं। अगर वो बिजली से आ रही है, जैसे इंडक्शन आजकल बहुत यूज होता है, इंडक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो वो बिजली से चल रहा है, मतलब अग्नि जो है वो बिजली से आ रही है। और बिजली जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा हिंसक ईंधन है, क्योंकि जहां बिजली बनती है वहां टरबाइन जब घूमते हैं तो मछली आदि सैनी पंचेंद्रीय जीव कितने उसमें आकर के और मर जाते हैं। और वहां से जब बिजली उत्पन्न होती है तो हमारे पास तो दूसरे विकल्प है ना भोजन बनाने के, तो हमें बिजली का चूल्हा तो यूज करना ही नहीं है, ये तो हम समझ के चले। यात्रा आदि में कोई प्रसंग बनता है कि जब हम नहीं ले जा सकते सिलेंडर या कोई कारण हो, वो एक अशक्य अनुष्ठान हो गया। लेकिन यदि हम घर में हैं तो इंडक्शन का प्रयोग नहीं करें। तो ये एक जो ईंधन संबंधी अशुद्धि में एक ये बात नोट करी जाए कि अपने को इंडक्शन का प्रयोग यानी बिजली के उपकरण जितने कम से कम में काम चले। अभी मिक्सी है या आटा चक्की है, उसमें तो हम नहीं बच सकते, लेकिन इसका तो विकल्प है ना हमारे पास। तो हम जो है बिजली संबंधी जो है वो उपकरण जो है गर्म करने में हम प्रयोग नहीं करें, क्योंकि बिजली जो है प्रत्यक्ष में आपको दिखेगा कि यहाँ कोई आग नहीं जल रही, लेकिन जहां से बन के आ रही है तो मूल स्रोत जो है वहां पर तो बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है। तो उस अपेक्षा से हम देखेंगे तो जो ईंधन संबंधी अशुद्धि में इंडक्शन का जो प्रयोग नहीं करना। अब उसके बाद दूसरे क्रम पे यदि हम आए तो गोबर गैस वगैरह वो भी सब सन्मूर्छन जीवों के मरण से ही उत्पन्न होता है। गोबर खुद ही तिर्यंचों का मल है, तो गोबर के कंडे वगैरह वो तो पिछले समय में जैसे ये प्रयोग करते थे, तो वो तो हम आजकल करते नहीं है। उस समय के उसमें अगर ईंधन शुद्धि की बात आती तो हम कहते हैं कि जो भुनी हुई लकड़ी वगैरह है वो नहीं जलाना।
तो वो सब चर्चा तो अभी प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वो चूल्हे वगैरह का तो कोई प्रयोग अभी करते नहीं है। पर यदि कदाचित करें तो उसमें भी लकड़ी आदि का शोधन करें, और कंडे का प्रयोग हमारे जिनागम में वर्जित है, क्योंकि वो तिर्यंचों का मल है, तो वो रसोई घर में तो प्रवेश उसका होगा ही नहीं। और वो चूंकि मल है तो उसको सुखाएंगे तो भी वो सन्मूर्छन जीवों का जो है क्षेत्र है मुख्य रूप से, तो जलाने पे उन जीवों की हिंसा होगी। तो वहां से भी हम वो वाला ईंधन भी चला गया। अब बचा हमारा गैस के चूल्हे का है। तो चूल्हे में जो सिलेंडर हम बाहर से धो के लाए, वो बात हमारी हो गई है पहले। तो वो जो है गैस का चूल्हा है, वो जो है आज के समय में हम बोले तो बेहतर उपकरण है अग्नि के उसमें हम देखें। और इससे भी एक बेहतर और हमारे पास विकल्प है सोलर ऊर्जा का। सोलर ऊर्जा से यदि हम कर सकते हैं व्यवस्था और किसी को अनुकूलता है, तो वो सबसे अहिंसक ईंधन है आज के समय में, क्योंकि एकदम प्राकृतिक व्यवस्था रहती है। सोलर जो वो होते हैं, मतलब अपने कुकर वगैरह वो छत पे रख देते हैं तो सोलर एनर्जी ग्रहण करते हैं। आजकल सोलर एनर्जी के सिलेंडर वगैरह भी आते हैं कि उसको संरक्षित कर लेते हैं उसको, और उससे भी चलता है। तो वो सबसे निर्दोष जो है वो मतलब ईंधन के सोर्स में हम देखें तो उसको, उसके बाद वो नहीं हो तो हमारे पास दूसरा जो है ये गैस का चूल्हा। तो अब ये हो गया हमारा ईंधन के स्रोत संबंधी हमारी क्या सावधानी। इंडक्शन नहीं चाहिए, और बाकी जो हम बता दिया वो उसमें जो चाहिए और नहीं चाहिए उसकी बात हो गई। अब उसके बाद दूसरा बिंदु आता है उपकरण संबंधी। अब हमने गैस का चूल्हा तो ले लिया, अब उसके बाद हम जलाएं उसके पहले हमें उसकी सावधानी क्या रखना है कि बर्नर वगैरह जो है उसको रोज आप खोल के साफ करें। सुबह जब आप उठ के आए और जलाने का शुरुआत होती है, उसके पहले गैस के नीचे का आसपास का जो है वो पूरा देख लें कि जीव निर्जंतुक है या नहीं। अदरवाइज उसको पूरा व्यवस्थित साफ करके उसके जो बर्नर है उसका भी ऊपर से खोल के फूक वगैरह से उसमें कोई जीवा हो तो उसको निकालें। अब आपको लगेगा कि रोज रोज क्या करना है, दिखते तो है ही नहीं, लेकिन जो है आपको प्रमादचर्या में दोष है। आपने नहीं किया तो आपने उसमें जीव नहीं होगा तो भी आपको दोष लगेगा, और कदाचित आप देख नहीं पाए लेकिन आपने यत्नाचार से खोल के साफ किए, तो उसमें अगर जीव की कदाचित हिंसा हो भी गई तो आपको, आपने यत्नाचार पूरा रखा तो आपको दोष नहीं लगेगा। तो इसके लिए कभी भी ये नहीं सोचें कि कुछ तो दिख ही नहीं रहा तो एक दिन नहीं साफ किया तो चलेगा। तो तीनों बर्नर यानी जितने उसमें बर्नर हो आप एक ही बार में साफ कर लीजिए, क्योंकि एक जलाया आपने साफ किया, लेकिन अगर भूल गए दूसरे को साफ करना और जला लिया तो इसलिए एक ही बार में आप जो है वो तीनों जो है वो साफ करिए, है ना। अब इसके बाद विषय बहुत सारा है, इसलिए मुझे लगता है कि एक ही उसमें सेशन में समाप्त करने में थोड़ा विषय जल्दी लेना हो सकता है। तो आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये इस जगह कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक के उसमें कोई आपको ऐसा लगता है किसी को कोई प्रश्न है ईंधन संबंधी और ये उपकरण संबंधी जो चर्चा हुई उसमें? आपके कोई और सुझाव हो जो मेरे से बोलने में रह गए हो तो आप भी बता सकते हैं अनम्यूट करके। बढ़ाएं आगे। दीदी माइक्रोवेव का भी बोलिए। स्वाति जी कुछ बोल रही हैं। माइक्रोवेव का भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वो तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं है। और क्योंकि बार बार एक तो भोजन गर्म करना, एक तो उसमें बिजली का जो प्रयोग हुआ है तो बिजली अपने आप में ही अभी बात हो गई है कि हिंसक ईंधन है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि उसमें वो जो किरणें वगैरह उसका वेव्स का भी बोलते हैं कि वो कैंसरकारी होती है, तो वो अनिष्टकारक में भी आ गया शरीर के लिए। और बार बार भोजन गर्म करना भोजन की गुणवत्ता को भी खत्म करता है, तो उस दृष्टि से भी वो देखेंगे तो वो प्रयोग करने योग्य नहीं है। और बार बार भोजन गर्म करना ही नहीं है, पहले तो उस आदत में भी हमें सुधार लाना है कि एक बार में जो भोजन बन जाता है उसको बार बार गर्म नहीं करें। क्योंकि अभी आपको मुनिराज को आहार भी देना है ना, तो भी आपको ठंडा भोजन खाने का आदत डालना होगा अपने में, अगर सही में हम पात्रों को आहार करवाना चाहते हैं तो उस दृष्टि से भी आप माइक्रोवेव का प्रयोग तो यथासंभव हमारे हाथ में है कि हम नहीं करें। अपने लिए तो कर ही सकते हैं कि हम नहीं करें, बाकी और घर के जैसे सदस्यों की जिसकी जैसी सोच होती है उस हिसाब से छूटेगा। लेकिन बुद्धिपूर्वक जो है हम कम से कम करें या करें ही नहीं, है ना। तो माइक्रोवेव का प्रयोग नहीं करने। अब उसके बाद आता है अपना काल संबंधी। अभी हमने अग्नि की शुद्धि भी देख ली, ईंधन का सोर्स भी देख लिया, लेकिन उसके साथ जलाएं किस समय। अगर आपने बहुत जल्दबाजी में सूर्योदय ही नहीं हुआ और अग्नि जला ली तो ये काल संबंधी अग्नि की अशुद्धि हो गई कि
प्रॉपर अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आया है तो जो सूक्ष्म जीव रात भर के चल रहे थे वो मर गए जलाने से, आसपास के वायुमंडल के। तो अगर हमने सूर्योदय के अंतर्मुहूर्त बाद ही हमें गैस का चूल्हा जलाना है, उसके पहले जलाते हैं अगर, तो भी दोष आएगा। और सूर्यास्त के बाद भी अगर हम अंतर्मुहूर्त के, सूर्यास्त होने के अंतर्मुहूर्त पहले हमारा जो है गैस सिलेंडर ऑफ हो जाना चाहिए, उसके बाद हम जलाते हैं तो वो काल संबंधी जो है हमारी अग्नि की अशुद्धि मानी जाएगी, है ना। अब उसके बाद काल संबंधी चर्चा और आगे भी बहुत आएगी, तो मैंने खाली अग्नि जितना भाग बताया कि अग्नि जलाने में भी हमें काल का भी ध्यान रखना है कि वो घर जैनी का घर ही नहीं जहां पर सूर्यास्त के बाद गैस चूल्हा जल जाए और सूर्योदय के पहले जल जाए। तो ये हमें विवेक रखना ही चाहिए। अब आप कहेंगे सुबह सुबह टिफिन बनाना है और बहुत जल्दी जाना है, तो वो अब आप अपने हिसाब से कितना बेहतर कर सकते हैं वैसे ही आप व्यवस्था बनाइए, लेकिन जो आदर्श है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे कि भाई ये नहीं होना। अब उसमें आप क्या आप विकल्प ढूंढ सकते हैं, कितना क्या हो सकता है कि 2 आइटम ही बनाए, कम समय में बन जाए, वैसी पूर्व प्लानिंग रात में सोच लें कि भाई यही चीज बनाना है, तो वो पहले से हमारी रेडी रहती है ना माइंड में। अगर हमने सेट कर लिया कि ये बनाना है तो फिर समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो 2 जन मिलके भी करेंगे तो आराम से आधे पौन घंटे में आपका उतना भोजन बन जाएगा कि आप सूर्योदय के बाद ही आप काम करेंगे तो भी हो जाएगा। अब उसके बाद एक कारण संबंधी अशुद्धि। कारण सवाल। हाँ जी, आप अनम्यूट हो गए हैं, आप वापस से। एक क्वेश्चन था कि दिन में भी ऐसे समय होते हैं जब हम नहीं करना चाहिए खाना बनाना, तो वो समय और उसका कारण पता है क्या? ये जब ग्रहण का काल होता है तो उस समय में नहीं किया जाता है रसोई संबंधी कार्य, क्योंकि जब प्राकृतिक कोई भी बाहर में हलचल होती है, जैसे बादल वगैरह आ गए और बारिश वगैरह के कारण अंधेरा हो गया, 3-4 बजे भी आपको ऐसा लगेगा कि रात जैसा हो गया है, तो उस समय हमें बुद्धिपूर्वक ये है कि मतलब जिनागम की तो यही आज्ञा है कि उस समय में भोजन कार्य नहीं किए जाए, बनाने का भी और वो भी। कई बार ऐसा होता है ना, जब तेज बारिश आ रही है तो ज्यादा अंधेरा रहेगा, थोड़ी देर में बारिश कम होके वापस से सामान्य हो जाता है। तो हमें आजकल तो ये सुविधा है कि मौसम विभाग से हमें मिल जाती है जानकारी कि आज कैसा रहेगा मौसम। तो अगर ऐसी संभावना है कि शाम को बारिश वगैरह का है तो हम पहले ही भोजन का तैयारी व्यवस्थित इससे कर लें कि हमें उस समय में आरंभ नहीं करना पड़े ज्यादा, और उस समय को टाल के भी हम आगे पीछे करके भोजन कर ले। तो एक ग्रहण के काल में भी जब प्राकृतिक आपदा वगैरह का समय रहता है तो उस समय में भी ऐसा होता है कि हमारा जो आसपास का वातावरण ऐसा रहता है कि वो भोजन के हिसाब से सही नहीं रहता है, अनुकूल नहीं रहता है, तो उस समय को भी हमें टालना चाहिए। तो ये कोई विशेष परिस्थितियां ऐसी बनती है वर्षा काल में भी और ये ग्रहण के काल में, तो उस समय हमें भोजन, और अंधेरे में तो होना ही नहीं रसोई घर यथासंभव, क्योंकि दिन भर ही अगर उसमें लाइट की जरूरत है तो अंधेरे जैसा ही हो गया फिर। तो अग्नि पे हमारी ये बात हुई कि बिजली सबसे हिंसक ईंधन है, तो बिजली का दिन रात उसमें प्रयोग होगा। फिर हमारे करोड़ों के फ्लैट होते हैं और रसोई घर सबसे अंधेरे में रखते हैं हम। तो यदि हम अपना फ्लैट खरीदते हैं या अपना घर बना रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि भोजन जो है वो मतलब रसोई घर है वो सूर्य का प्रकाश उसमें प्रॉपर आए, ताकि आपको ये बिजली की वो नहीं रहे पराधीनता उसमें, है ना। और वास्तु संबंधी चर्चा होगी तो वो उसमें और लेंगे विस्तार से। हो गया भैया आपका समाधान? हाँ ठीक है। हाँ जी। अब उसके बाद हम आते हैं चौथी जो हमारी अंतिम अग्नि संबंधी अशुद्धि में, हमें कारण संबंधी अशुद्धि। अभी हमने भोजन तो बना लिया, तो उसमें तो जो अग्नि लगी वो तो लगेगी ही, यानी जितना जली और जितना रोटी और जो हमारा भोजन बना उसमें। अब उसके बाद हम अनावश्यक अगर हम बिजली मतलब गैस जलाते हैं, जैसे बार बार भोजन गर्म करना, कोई आए तो वापस से गर्म रोटी 2 उतार के दी, फिर बंद कर दिया, फिर तवा वो खत्म ठंडा हो गया, फिर 2 के लिए और उतारी, तो उतनी गैस ज्यादा जलेगी। तो जो अग्नि की हम बर्बादी करते हैं वो भी अग्नि संबंधी यानी अशुद्धि में माना जाएगा। तो एक साथ ही हम भोजन जो है वो पूरा बना लें, और उसके बाद अगर जो आ गए गर्म खाने के समय में तो वो गर्म खा लें, और नहीं आए तो उस भोजन को दोबारा गर्म नहीं करें। यदि हमने दोबारा गर्म किया तो उसमें फिर अग्नि संबंधी अशुद्धि दोष आ जाएंगे। तो और इसमें गैस की बचत भी होगी। तो कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ कि अन्य जीवों की रक्षा भी हो और आपके ईंधन की बचत भी हो,
इस तरह से हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गई बात कि बार बार भोजन गर्म नहीं करना, और पोषकता भी इससे नष्ट होती है, और हम आहार दान के पात्र मतलब आहार करवाने के योग्य भी नहीं रहते। क्योंकि अगर आपका 10 बजे तक आपका रसोई घर का काम पूरा नहीं हुआ तो आप द्वारा प्रेक्षण के लिए कैसे खड़े हो पाएंगे। और द्वारा प्रेक्षण होने के बाद जब मुनिराज को भोजन करवा दिया, और भोजन उसके बाद जो बचा हुआ आहार है वही आपको लेना है, आप उसको गर्म करके नहीं ले सकते, नहीं तो वो दोष हो गया कि जो अतिथि संविभाग हमने कर दिया है, तो जो मुनिराज ने किया है हमें उसी अवस्था वाला भोजन लेना है। ऐसा नहीं कि हमने वापस से उस पर तड़का लगा दिया या वापस उसमें हमने बदलाव कर दिए, हमने गर्म रोटी उतार ली बाद में, और तो वो जो आपका फिर 46 दोषों में आ जाएगा, यानी जो श्रावक के जो दोष होते हैं ना, उस दोष में चला गया आपका आहार देने का कार्य। तो इसके लिए बार बार भोजन गर्म करने की आदत आप जितनी कम करें और सुधार लेंगे तो अच्छा है। उसके बाद भोजन ढककर बनाना, यदि आप ढककर बनाएंगे तो उसके कारण बाहर से जीव वगैरह भी उसमें नहीं गिरेंगे, तो जीवों की भी रक्षा होगी और गैस भी कम लगेगी, क्योंकि चीज जल्दी पकेगी और उसकी पोषकता भी खत्म नहीं होगी। यदि हमने ढक्कन नहीं लगाया तो पोषक तत्व उड़ जाते हैं, तो पोषकता भी बनी रहेगी, यानी स्वास्थ्य का भी सुधार, और ईंधन भी कम लगेगा, तो यानी गैस की भी बचत। तो इस तरह से भोजन ढककर बनाएं। और उसके बाद जब हम भोजन बनाते हैं तो उसको ढकते हुए ही बनाएं। ऐसा नहीं कि हमने उसका ढक्कन हटा दिया फिर हमने हिला लिया उसके बाद लगा दिया, तो उसमें क्या होता है, वो जो ढक्कन ठंडा हो जाता है। अभी ठंडा हो गया तो उसके बाद वापस उस पे रखा तो वो उष्ण योनि और शीत योनि के जीव आपस में मिलते हैं, तो वो भी हमें दोष यथाशक्य बचना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि वो कढ़ाई के अंदर ही आप चम्मच डाल के रखिए, और उस नाप की ही चम्मच रखिए कि वो बराबर किनारे तक आ जाए और साथ में ढक्कन भी लग जाए। तो जब हिलाना होगा उस समय आप उसको ढक्कन को थोड़ा सा उठाएंगे और कपड़े से पकड़े हुए ढके हुए में ही थोड़ा सा ऊंचा उठा के हिला सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है वो वहां पर भी पोषकता भी बचा सकते हैं और ईंधन की भी बचत हो सकती है। तो उसके बाद दूध भी हम गर्म करते हैं तो कई बार हम दूध को खुला ही छोड़ देते हैं कि जब तक उबाल आएगा हमें दिखेगा नहीं, तो वो उसके कारण हम दूध को खुला ही उबालते, 2 लीटर 3 लीटर दूध खुला ही गर्म हो रहा है तो उसमें गैस भी ज्यादा लगेगी। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट उसमें समझ लीजिए कि 2 लीटर है तो कम से कम 5 मिनट 7 मिनट तो आना ही नहीं है, तो आप ढक दीजिए, तो दूध जल्दी गर्म होगा, ईंधन की बचत होगी। और उस समय आप दूसरा काम करते रहिए वहीं, ताकि आप भूले नहीं कि वहां पर रखा हुआ है। तो ये आप आदत लाएंगे ना तो वो सरल हो जाएगा। अभी आपको लगेगा कि ये बातें बहुत कठिन जा रही है, लेकिन एक एक दिन एक एक चीज आप सही करते जाएंगे तो सब सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद हाँ जी, जैसे अगर कोई काम अगर गैस तेज करके हो जाता है और अगर हम उसी काम को जैसे दूध में उबाल देना है, अगर हम सिम गैस करके करते हैं तो उसमें कुछ ज्यादा हिंसा होती है क्या? कि अगर हमें पता है कि हमें कहीं जाना है और हम अगर 10 मिनट में उबाल आता है तो अगर हम सिम करके उसको 15 मिनट में कर दें तो उसमें ज्यादा हिंसा होती है कुछ? उसमें तो आपका जो फ्लेम होगा वो कितना तेज है तो कम जला, लेकिन आपका जो बर्तन का साइज है वो उतना ही होना चाहिए कि उसके बॉटम से बाहर फ्लेम नहीं आए। क्यों बॉटम से बाहर अगर फ्लेम आई, आपने जल्दबाजी में बहुत तेज कर दिया और आधी फ्लेम ऊपर जा रही है बर्तन के, तो वो वेस्ट हो रही है, मतलब वो पूरा नीचे ही लगना चाहिए उसका फ्लेम, हाँ है ना। वो तो समझ हाँ, में आता है, तो पर कम बर्तन उस कर साइज देते का हैं लें। तो हाँ, कम कर दें अगर हम फ्लेम को तो उसमें हिंसा ज्यादा होती है कि ज्यादा समय तक जल रहा है नहीं ऐसा? वो ऐसा नहीं है, क्योंकि भोजन तो हमें मंद आंच पे ही बनाना है, और जितना कोई ऐसा भोजन है कि जो दोनों जैसे दूध में उबाल देना है वो मंद हाँ, आंच पे भी हो सकता है और तेज आंच पे भी हो सकता है, हम्म। तो उसमें हिंसा में कुछ फर्क पड़ता है क्या कि किसी में ज्यादा हिंसा होनी है किसी में कम होती है ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ईंधन उसमें ज्यादा देर जला तो वो मतलब गैस तो उतना ही लगेगा, टाइमिंग का फर्क पड़ेगा ना केवल, क्योंकि लो फ्लेम पे जला तो गैस धीरे धीरे निकला और वो टाइम ज्यादा लगा, और इधर तेज फ्लेम में तो वो टाइम कम लगा और ईंधन मतलब वो इक्वली हो जाएगा वो तो वो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि तेज पे लेकर के कर लें, लेकिन उसमें भी फिर ढका हुआ ही ज्यादा रहना है, यानी जितना हो सके कि आपको मालूम रहे कि अब आने वाला है, उसी समय आप थोड़ा सा खुला रखें तो आपको मालूम रहेगा कि आने वाला है तो आप ऑफ कर देंगे। फिर गैस जलाने के पहले ही उस पे बर्तन रखिए, ऐसा नहीं कि हमने सिलेंडर ऑन मतलब गैस ऑन कर दिया बर्नर, उसके बाद ढूंढ रहे हैं कौन सा बर्तन रखना है इस पे, तो वो फ्लेम एक्स्ट्रा जलेगी, तो वो काम नहीं करें। पहले से बर्तन आप डिसाइड कर ले कि ये रखना है तभी गैस ऑन करें उसका। उसके बाद 2-3 काम एक साथ तैयार रखें कि इसके बाद ये करना है इसके बाद ये करना है, ताकि आपको गैस बार बार बंद नहीं करना पड़े।
जितनी बार आपने बंद चालू किया उतनी बार अग्नि का एक जीव मरेंगे, चालू होंगे, मतलब वो जन्म मरण उनका और ज्यादा बढ़ेगा। तो 3-4 काम एक साथ लेकर के फिर चालू करिए। जैसे आपने बघार का वो लगा दिया तो उसके बाद उसको साइड में कर दीजिए, क्योंकि एकदम जो तेज वो रहता है बघार का तेल, उसमें आप सीधे सब्जी नहीं डालिए। उसमें क्या होगा कि ऊपर छींटे भी उड़ेंगे, तो वो सफाई भी आपकी एक्स्ट्रा बढ़ेगी। और इसमें जो आहार संबंधी दोष है ना, जिसकी चर्चा आगे आएगी, वो भी लगेंगे इसमें, क्योंकि सब्जी सचित्त है और वो शीत योनि है मतलब उसकी, और इधर बघार एकदम तेज है, तो यहाँ उष्ण योनि के जीव है, तो उसमें भी आप सावधानी रखेंगे। तो इसमें क्या होगा कि आपने जैसे बघार में हमने जो भी चीजें हैं डाल दिया, मसाला वगैरह थोड़ा सा, उसके बाद सब्जी डालने के पहले उसको साइड के फ्लेम में दूसरे बर्नर पे रख दीजिए जो बंद है, और इधर दूसरा काम के लिए जो हमने करना है अगला वो कर लीजिए। जब तक वो ठंडा होगा तब तक फिर इधर सब्जी डाल के उसको लगा दीजिए, और जो काम हो रहा था वो होके फिर हट जाएगा। तो आपका ये होगा इसमें कि कम से कम जलाने बुझाने में आपकी पूरी रसोई बन जाएगी। हमारी जो कल्पना बहन जी तो एक बार गैस जलाती है तो पूरी रसोई होने तक उनका गैस ऑफ नहीं होता है। इस तरह से उनकी पूर्व योजना रहती है कि इसके बाद ये करना है, तो वो लगातार चलता है और उसके बाद ही गैस बंद होता है। तो हम कम से कम अगर सोचेंगे ना, तो कम से कम जैसे हम 20 बार बंद चालू करते हैं, लेकिन हमने ध्यान दिया ना तो ऐसा होगा कि 10 बार पे तो आ ही जाएंगे। तो थोड़ा सा आपको केवल पूर्व योजना करना है, और हम अग्निकायिक जीवों की जो है हिंसा से, अनावश्यक हिंसा से बच सकते हैं। तो ये भी कारण संबंधी जो हमारा एक दोष चलता है उसको हम सही करें, और इसमें समय कम लगेगा। हमको लगता है कि इतनी बात ध्यान देंगे तो लेट हो जाएगा, लेट नहीं होगा और जल्दी होगा। आप सोचेंगे कभी भी आपने प्लान किया आज ये बनाना है पहले से, और सब तैयारी पहले कर ली, उस दिन आपका भोजन बहुत जल्दी बनेगा। और आपने यदि सोच लिया आधी चीज बनाई, फिर सोच रहे हैं अगला क्या बनाए, तो उसमें आपकी व्यवस्था जो है वो बिगड़ेगी ज्यादा। तो पूर्व योजना बहुत जरूरी है अगर आपको ईंधन की और अग्नि संबंधी शुद्धि रखना है तो, है ना। उसके बाद कुकर का प्रयोग भी कम से कम करें इसमें, अगर ईंधन की बचत। आपको लगेगा कि कुकर में तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें भोजन की गुणवत्ता भी खत्म होती है। उसमें दाल पकती नहीं है, फटती है केवल, तो उसकी गुणवत्ता भी खत्म होती है। उसके बजाय आप मोटी हांडी में करेंगे दाल को, तो उसका पौष्टिकता भी बनी रहेगी और जीव की हिंसा भी नहीं होगी। क्योंकि जब कुकर की सीटी उछलती है ना, तो उसमें जो स्टीम निकलती है, कितने आसपास के जीव उसमें मरते हैं। अभी ये लगेगा कि ये बहुत कठिन है, लेकिन ये मतलब जब जिस समय उसका प्रेशर बन जाए उस समय आप गैस को ऑफ कर दीजिए, फिर वो उतनी थोड़ी पकी, उसके बाद मतलब दूसरा काम कर लीजिए, उसको सरका के कुकर को, फिर वापस से जब स्टीम मतलब उससे पक जाए उतना, फिर वापस से रख दीजिए। तो इस तरह से भी हम सीटी को कम से कम ऊंचा होना उसको बचा सकते हैं। क्योंकि जिस समय सीटी आती है उस समय हम यदि मुंह करके देखें तो हमसे सहन नहीं होती स्टीम, तो वहां पर जो मक्खी मच्छर वगैरह हो रहे हैं उनकी क्या हालत होती होगी। तो वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना बचे हम कुकर में दाल बनाने से। और अभी तो वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि कुकर का भोजन जो है वो बहुत हानिकारक है ना। तो उतना ही समय लगेगा, समय का ज्यादा आपको ईंधन नहीं लगेगा, और ढक के बनाएंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह हम सोचेंगे, कहीं टिप्स निकल के आएंगी सामने कि अब ईंधन की बचत कैसे कैसे कर सकते हो। और हम अकारण अगर जलाते हैं अग्नि, तो वो अग्नि शुद्धि में दोष माना जाएगा, यानी अशुद्ध अग्नि प्रयोग हम कर रहे हैं इस तरह से। हाँ जी, और किसी का भी कोई यहाँ तक के प्रकरण के बाद कोई प्रश्न है तो हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी अग्नि शुद्धि की बात हो गई है लगभग, बढ़ाते हैं आगे। हाँ, अभी इसी तरह जो अधः कर्म दोष होता है ना आहार में, उसमें भी चूल्हे संबंधी जो दोष होते हैं वो भी हमें इसमें हमारे सही हो जाना चाहिए, जो हमने अग्नि शुद्धि संबंधी सीखे हैं। क्योंकि यदि हमने अग्नि संबंधी ये शुद्धि नहीं रखी जो मैंने अभी बताई, तो आपने भोजन कितना भी सही बनाया हो, सामग्री वगैरह सब कुछ, हमारा भोजन मुनिराज के योग्य नहीं रहेगा अगर हमने ये सारी बातें नहीं पाली। बर्नर साफ करना, ये वो सब जो शुरू का है, तो चूल्हे संबंधी सारे जो दोष है हमारे, इसमें अग्नि शुद्धि संबंधी प्रकरण से हमारे सही होने की ओर बढ़ना चाहिए। तो हमारे अभी तक के प्रकरण की ये सार्थकता होगी। अब उसके बाद अपन आते हैं बर्तन कैसे होना चाहिए। अब हमने ईंधन की व्यवस्था कर ली,
अब इसके बाद पात्र की शुद्धि, जो हमारे बर्तन है वो कितना शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमने यदि अग्नि वगैरह भी सब सही कर लिया, लेकिन और सामग्री भी हमारी अन्न शुद्धि और वो वाली शुद्धि जल शुद्धि भी सही हो गई, लेकिन यदि बनाने का जो बर्तन है वो बर्तन यदि सही नहीं हुआ तो वहां पर आकर के भी हमारा भोजन जो है उसकी गुणवत्ता और सारी चीजें खराब हो जाएगी। तो अब हम इसके जो विषय है इसको समझेंगे। चार स्तर पे तो हम धातु विज्ञान को समझेंगे, बर्तन के धातु विज्ञान को। उसके पहले एक बिंदु और जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी, इसमें अभी लिख नहीं पाए हैं, लेकिन बर्तन खरीदते समय भी हमें ध्यान रखना है कि बर्तन जब हम खरीदें तो हमारे बर्तन कैसे हो कि जिसमें डिजाइन का ध्यान रखें। एक तो बहुत ज्यादा जिसमें नक्काशी वगैरह होगी तो आपको उसको साफ करने में बहुत दिक्कत आएगी, उसमें मेल जमता जाएगा, और वो मेल क्या है, सन्मूर्छन जीव ही है, तो आप ज्यादा उसमें डिजाइन वगैरह वो सब नहीं देखें। इसी तरह जो जानवरों के शेप वगैरह होते हैं, कोई कछुए के साइज की कोई बॉटल वगैरह हुई, तो मतलब ये डब्बा वगैरह हुआ जिसके ढक्कन पे कछुए का वो बना हुआ है, तो हमें जो है वो उस जीव संबंधी हिंसा का ही दोष लगेगा, क्योंकि आप परिचित होंगे स्थापना निक्षेप क्या होता है। तो स्थापना निक्षेप से उसमें उस चित्र की स्थापना हो गई ना, तो उस चित्र की स्थापना हो गई तो आपने उसको जब भी मांजा धोया जो भी किया तो उस जीव संबंधी हिंसा का दोष लगेगा। तो बर्तन खरीदते समय कोई डिजाइन वगैरह, उस पे फूल वगैरह की डिजाइन या कोई जानवर की डिजाइन, या हम जैसे एप्पल की शेप की हम यदि कटोरियां वगैरह ले लेते हैं तो, और हम अष्टमी के दिन तो हरी नहीं खाते और वो एप्पल की डिजाइन वाली कटोरी में हम कोई चीज खा रहे हैं, तो वो सचित्त का दोष हो जाएगा, है ना। तो अगर बर्तन जो हमारे घर में है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन आगे नए खरीदें तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, इसके लिए ये प्रकरण कहा है, क्योंकि एक दिन में तो नहीं बदलेगा कुछ भी, लेकिन ये गलत है ये मालूम पड़ जाएगा, तो आगे हम नहीं खरीदेंगे। वो सावधानी तो हमारे जीवन में आ ही सकती है। इस हिसाब से हम ये आगे का प्रकरण पूरा जो है बर्तनों का समझेंगे। और चम्मचे भी हम अलग अलग साइज की ले, ताकि कढ़ाई को ढकने में डूबे नहीं, मतलब छोटा बर्तन है तो छोटी चम्मच, ऐसे हर तरह की हमारे पास वेराइटी होना चाहिए कि, और जो बर्तन जिसके लिए यूज करते हैं हम उसी के लिए यूज करें। जैसे दूध जिस बर्तन में गर्म करते हैं तो ज्यादा जहां तक हो दूध का बर्तन एक फिक्स हो, दही का बर्तन एक फिक्स हो, तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्मेल जो रहती है उस चीज की वो उसमें रहती है। अभी दूसरी चीज हमने बनाई तो उसका स्वाद गड़बड़ हो जाएगा, और बाद में वापस आपने उसमें दूध गर्म किया तो वो दूध के फटने के चांस भी कई बार हो जाते हैं कि उसमें खटाई का अंश रह गया, कुछ रह गया। तो बर्तन भी आप जो है उसके फिक्स रखें कि भाई जो जो रोज के फिक्स काम है उसके बर्तन जो है वो वही होना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो बहुत उसमें फायदा रहेगा। और राख से सफाई करें बर्तन की जहां तक हो सकता है। अभी ये तो अशक्य जैसा लगेगा, लेकिन ये सही है कि पानी की बचत भी होती है, बर्तन इन्फेक्शन फ्री रहते हैं, तो सफाई संबंधी भी आप ध्यान रखेंगे। ये बात बाद में आना चाहिए, लेकिन धातु विज्ञान का विषय ज्यादा बड़ा है तो मैंने सोचा ये छोटी छोटी बातें मैं पहले बता देती हूँ। तो इसलिए बर्तन संबंधी खरीदने में और इसमें किस तरह से सफाई में ध्यान रखना चाहिए उसकी बात हुई। अब बर्तनों का हम धातु विज्ञान समझेंगे, तो इसमें हम बर्तनों के प्रयोग को 4 स्तर में समझेंगे। जैसे सुबह से उठ के हम किस किस तरह के बर्तन किस किस काम में प्रयोग लेते हैं। तो जैसे पानी के योग्य बर्तन जिसमें पानी भरा जाए वो बर्तन कैसे होना चाहिए, तो ये मैंने ऊपर से नीचे के क्रम में जमाया है इनको, मतलब सबसे बेस्ट क्या है, उसके बाद वो नहीं है तो सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, इस तरह से घटते क्रम में है गुणवत्ता इनकी। तो पानी के योग्य जो जिसमें हमें पानी स्टोर करना या पीना चाहिए उसके लिए यदि हम देखेंगे तो ये मिट्टी का, उसके बाद चांदी का, फिर तांबे का, फिर कांसे का और स्टील का। इस तरह से पानी के योग्य बर्तन। पानी किस में स्टोर करें, अगर आप मिट्टी के उसमें करते हैं तो आपको थोड़ा कठिन जाएगा ये करना, क्योंकि आपको ये 7 दिन के 7 घड़े रखना पड़ेंगे, क्योंकि आज हमने किसी मटके में पानी छाना तो उसमें से सरंध्र जो होती है उसमें पानी चला जाता है, वो जब तक पूरा नहीं सूखेगा आप अगला पानी उसमें नहीं छान सकते, क्योंकि वो सरंध्र में जो है वो दूसरा मतलब अनछना पानी उसमें स्टोर है, तो आप नया छान के डालेंगे तो वो तो अनछना ही हो जाएगा। तो आपने एक मंडे को आपने एक मटका यूज किया तो उसको आप वापस से अगले मंडे पे यूज करेंगे, तब तक उसको उल्टा करके और आप उसको सूखने रख दीजिए। इस तरह से आपको अगर ये बन सकता है तो अच्छा है, क्योंकि मिट्टी का जो प्रयोग है वो सबसे बढ़िया माना जाता है पानी के स्टोर के लिए भी। मिट्टी तो वैसे हर लेवल पे हम अच्छा ही बोलेंगे मिट्टी को,
अगर किसी को सहूलियत है वो करने की, तो सबसे बेस्ट जो है, आइडियल है, वो तो मिट्टी ही है ना। अब आपको लगेगा मिट्टी तो सचित्त होती है, लेकिन जब ये पक जाती है तो अचित्त हो जाती है। जब मटके वगैरह उसका बन जाता है ना बर्तन, तो अचित्त हो जाती है, तो वो दोष इसमें नहीं आता है। पर यह है कि आपको रोज का रोज उसको बदलना पड़ेगा, मटके को, उसको तो। और भोजन बनाने के उसमें क्या आएगा वो हम आगे बताएंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चांदी। तो गर्मी के दिनों में चांदी का बर्तन जो है वो बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को अनुकूलता है तो चांदी के बर्तन भी, हम गिलास और जग, ये तो हम अपने घर में रख ही सकते हैं। जैसे किसी का कोई भी विशेष दिन आता है तो उसमें आप उपहार में यही चीजें दीजिए। हम जो अवश्य चीजें देते हैं किसी को भी, और ये कांच के और क्रॉकरी के दूसरे बर्तन देते हैं, उससे तो अब ये एक बार में दीजिए, बड़ा मतलब हमेशा के लिए एक अच्छी चीज हो गई ना, और रीसेल वैल्यू भी है इस चीजों की। तो चांदी के बर्तन, अगर आपकी समृद्धि है उतनी और आप कर सकते हैं तो चांदी बेस्ट है। उसके बाद पानी पीने में तांबे के बर्तन आते हैं तीसरे पे, सर्दी के इसमें भी। और आजकल तो कॉपर का प्रयोग बहुत हो रहा है सभी में, कॉपर की बॉटल्स वगैरह भी चल रही है, गिलास, और ये फैशन में आ गया है। पहले तो ये पुराने लोगों की चीज मानी जाती थी, लेकिन अभी तांबे को पानी पीने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो इसमें भी आप ये करेंगे कि जो बॉटल का प्रयोग है हमें घर के अंदर नहीं करना है, क्योंकि बॉटल की सफाई वैसी नहीं होती है, सूखती नहीं है प्रॉपर। फिर आप उसमें छना पानी भरेंगे तो सूखा हुआ नहीं रहेगा, तो अनछना ही हो जाएगा। तो वो बाहर में तो अशक्य है, अभी बच्चों को क्या करेंगे, वो तो देना पड़ेगा। लेकिन घर में हम बॉटल का यूज नहीं करें। आजकल क्या करते हैं, बॉटल भर के रख ली डाइनिंग टेबल पे और सभी उसी से पीते हैं, घर में भी वही करते हैं, लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। इसमें एक तो जो होता है, शराब पीने का अतिचार भी लगता है। अगर आपने तत्वार सूत्र वगैरह पढ़े हो तो उसमें आता है ये कि वो बॉटल से पीना ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो इसका जहां तक हो हमें बचना चाहिए। और यात्रा और वो कार्य है तो अशक्य वो हो गया, लेकिन तांबे के गिलास और लोटे और जग, इनका ही हम प्रयोग करें। चौथे नंबर पे आता है कांसा, और पांचवें नंबर पे स्टील। स्टील ऐसी धातु है कि आपको फायदा भी नहीं करेगी और नुकसान भी नहीं करेगी, यानी इक्वल में है, आपके बजट में भी है उस हिसाब से देखेंगे तो। लेकिन इससे गुणवत्ता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि आप तांबे का बर्तन यूज करेंगे तो उसमें पौष्टिकता, यानी तांबे के बर्तन में आपने पानी रखा रात में बॉइल्ड करके शाम को, और दूसरे दिन सुबह उसको पीते हैं, तो आपके पाचन तंत्र में और स्वास्थ्य में बहुत लाभ होगा। जिसको मतलब उसमें पानी में अच्छे उसके धातु के गुण आ जाते हैं। ऐसे ही चांदी के बर्तन में भी आपने पानी शाम को रखा और सुबह उस पानी को पीते हैं, तो उसमें पानी में जो गुणवत्ता आती है उससे आपका पाचन तंत्र आदि बहुत अच्छे हो जाते हैं, और कई बीमारियां जो है आपको नहीं होगी, मोटापा वगैरह उस तरह की भी समस्या है। तो इस हिसाब से हमने ये पानी के योग्य बर्तन का धातु विज्ञान समझा। अभी अगला आता है इसमें भोजन, हमने भोजन पकाएं किसमें, अभी दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली उसमें हम देखें भोजन पकाने के योग्य बर्तन। आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि मेरी स्पीड ज्यादा है, लेकिन विषय बहुत सारा है और मैं चाह रही हूँ कि इसी सेगमेंट में बर्तन विज्ञान पूरा हो जाए। तो आप ये पीडीएफ बाद में भी आपको उपलब्ध रहेगी, तो इसमें सारी जानकारी है ही। और कोई कदाचित प्रश्न हो तो फिर आप बाद में भी और अगले सेशन में पूछ सकते हैं, हमारे अनुभवी विद्वान भी आते ही रहेंगे इसमें। तो इसमें दूसरा स्तर आता है भोजन पकाने योग्य बर्तन। इसमें भी मिट्टी सबसे बेहतर है। अगर अभी हम देखें तो होटल वगैरह में मिट्टी की हांडी में दाल पकती है, उसका रेट ही ज्यादा होता है। मतलब वही चीज होटल में मिलती है तो हमें बहुत रॉयल लगती है, और घर में करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम तो क्या गरीब है जो मिट्टी के बर्तन यूज करें। तो ये एक अलग वो हो गया। अब इसमें ये जरूर है कि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बार बार हर दिन आप मतलब आपको नया लेना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में भी वो सरंध्र वाली बात हमारी हुई थी ना भी, जैसे पानी के मटके में हुआ। तो इसमें भी वो जो अन्न के कण अंदर चले जाते हैं, फिर वो उसके बाद वो मर्यादा खत्म हो गई उस भोजन की दूसरे दिन, तो जैसे दाल वगैरह की, तो उसकी सफाई कैसे होगी। तो वो आपको हर दिन के हर दिन बदलना है। जैसे वो सीता जी जब वनवास में थी तो वो मिट्टी के बर्तन में ही भोजन बनाती थी, तो वो हर दिन के हर दिन वो उनके पास ये कला होती थी मिट्टी के बर्तन बनाने की भी। पहले राजकुमारियां भी होती थी तो वो सीखती थी ये सब चीजें। तो अगर वो अनुकूलता है तो हम कर सकते हैं। मिट्टी का बर्तन सबसे बेहतर है, पोषक तत्व भी बने रहेंगे और बढ़ेगा भी। जितनी देर भोजन आपका मिट्टी के बर्तन में रखा रहेगा, दाल वगैरह, उसका स्वाद बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें मिट्टी की पोषकता जो है वो मिलती जाएगी।
तो अगर वो आप एक एक दिन में बदल सकते हैं तो मिट्टी का बर्तन सबसे बेहतर है। दूसरा एक उपाय ये है कि मिट्टी के बर्तन में आप जैसे मंद आंच पे कोई भी लड्डू का आटा वगैरह ये सब सेकने में ले, तो जितनी उस आटे की मर्यादा होगी उतने दिन तक आप मतलब उस वो सेकने का कार्य कर सकते हैं। यानी एक दिन आज आपने किया तो उस आटे की मर्यादा 7 दिन तक है, तो आप 7 दिन तक में जो जो भी काम उसमें कर सकते हैं, सूखा सेकने का, घी से सेकने का, या तो उस तरह के कार्य में आप मिट्टी का इसका यूज कर सकते हैं। मंद आंच पे करना पड़ेगा लेकिन, तो उसमें आप कर सकते हैं। बाकी मिट्टी जो है वो सबसे उत्तम है अगर आपको अनुकूलता है रोज नया बर्तन लेने की। तो इसके लाभ वगैरह भी इसमें दिए हैं कि पोषक तत्व बने रहते हैं, और इससे जो गरीब कुम्हार वगैरह है उनको भी रोजगार मिलेगा। आजकल उनका सब संख्याएं घटती जा रही है क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है, हम लोग ये बर्तन यूज नहीं करते हैं। तो उसके बाद प्रयोग में सावधानियां, इसको आपको 2 दिन तक पानी में भिगो के रखना है। ऐसा नहीं कि आप वहां से लेके आए बाजार से हांडी और आपने सीधा भोजन बना लिया। पहले उसको पानी में भिगोएंगे ताकि उसकी जो वो निकल जाए, यानी उसमें जो मिट्टी का जो भी बाहर के गंदगी है वो किनारों पे जो लगी रह जाती है वो, तो वो भिगो कर फिर उसको सुखाएंगे वापस से। सुखाने के बाद, क्योंकि वो गीला तो फिर अनचना वाला दोष आ जाएगा, उसको सुखाएंगे। उसके बाद भोज्य पदार्थ की मर्यादा के भीतर ही उसका प्रयोग करना है, धीमी आंच पे बनाना है, खाली बर्तन को गैस पे नहीं रखना है, और उसमें जो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी के बर्तन होंगे वो ही प्रयोग करेंगे। अब इसमें आपको लगेगा भोजन बहुत धीरे धीरे पकता है, लेकिन उसका स्वाद भी होता है। हांडी की दाल तो जैसे प्रसिद्ध होती है, तो हम वहां पर होटल में जाके 250 रुपए की हांडी की दाल खा सकते हैं, लेकिन वो एक बार खाएंगे तो वो चलेगा। लेकिन घर में लाके एक दिन बनाया और वो हांडी हमने मतलब रिटायर कर दी तो हमें लगता है महंगा हो गया, लेकिन वहां भी तो हम खा के आए कि नहीं आए। तो वो 250 में खाएगी और हांडी तो 250 की नहीं है, 100, 200, 150 में मिल जाएगी। तो इस तरह का गणित आप लगाएंगे तो आपको महंगे नहीं लगेंगे। अगर आपको बाहर के भोजन की आदत है और उसको टेस्ट को आप घर में अगर शुद्धता से बना सकते हैं तो ये आपको नुकसान का मतलब सौदा नहीं है एक तरह से। उस एंगल से आप सोचें, जब कोई मेहमान आ रहे हैं तो उस दिन के खास भोजन बनाने में आप ये बर्तन यूज करेंगे तो एक दिन में वसूल हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से सोचा जा सकता है। अब अपन दूसरे पे आते हैं, चांदी। चांदी की भी बात मैं ज्यादा इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ये भी महंगी है, तो वो मुश्किल है कि चांदी के लिए आप चांदी के बर्तन आपको मिलेंगे पकाने के लिए। लेकिन ये भी बेहतर विकल्प है मिट्टी के बाद। जो समृद्ध व्यक्ति हैं और जिनको है, क्योंकि एक बार लेना है तो आपने चांदी की कढ़ाई ली तो आपको बहुत समय चलेगी, वो तो मतलब खत्म तो होने वाली नहीं है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट जैसा है। और अगर आप बीमारियों से बचेंगे तो उधर पैसे बचेंगे ना, और स्वास्थ्य बनेगा, तो कहीं भी घाटा नहीं है। उधर बीमारियों में देंगे तो भी पैसा जाएगा, उसके बजाय हम घर में ही शुद्धता और गुणवत्ता का ध्यान रखें तो ये भी अच्छी चीज है। उसके बाद पीतल और कांसा। अभी पीतल और कांसे में हमें ये बात ध्यान रखना है कि पीतल के बर्तन पे कलाई करेंगे तभी हम उसको प्रयोग करें। आपका किसी का कोई प्रश्न हो, क्योंकि मैं अभी पूछने के लिए बीच में विषय रोक नहीं पाती हूँ, तो आपका अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक की चर्चा में कोई प्रश्न है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद परिचर्चा नहीं कर पा रही, यानी आपको कुछ पूछना हो तो वो आप कुछ बताएंगे तो भी वो थोड़ा परिचर्चा जैसा लगेगा, नहीं तो मेरा वन साइडेड ही बोलना हो रहा है जैसा। गुंजन जी का रेज हैंड है, कुछ बोलना है गुंजन जी आपको? हाँ जी। एक क्वेश्चन था कि आपने जब मिट्टी के बर्तन के बारे में कहा ना कि मिट्टी का बर्तन में आप बना रहे, तो आप 7 दिन की जो मर्यादा गिन रहे थे वो उसको धोने ना धोने मतलब उसको ऐसे ही यूज करने की बोल रहे थे? वो नहीं समझा मुझे कि आप मतलब क्या कहना चाहते थे। वो जो मैंने आटे सेकने का बोला वो ना, हाँ, तो उसमें हम सूखा पानी का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमने नहीं, वो पानी का बोल रहे हैं शायद, 7 दिन के 7 बर्तन बताया जो मटके का आपने पूछा है या मैंने जो आटा सेकने की बात की उसका पूछा? नहीं, आटा सेकने की जो बात की आपने कि पहले, और दोनों क्वेश्चन है कि अभी आप मिट्टी के बर्तन यूज कर रहे हो तो आप उसे रोज तो धोएंगे तो सही, राइट? तो वही इसीलिए तो हमने कहा कि मिट्टी के बर्तन में उसकी क्लीनिंग पूरी नहीं होती, क्योंकि उसमें जो छिद्र होते हैं ना उसमें अन्न के कण फंस जाते हैं। तो वो हम तो 24 घंटे, जैसे 6 घंटे की मर्यादा है दाल की, तो आपने उसी समय दाल बनाई, खा ली, 6 घंटे में खत्म हो गया, वो बर्तन फोड़ के खत्म हो जाए, वो अगर कर सकते हैं तो मिट्टी वेस्ट है। लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते कि रोज रोज हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपका मतलब गया। पर मैं चूंकि आइडियल ऑप्शन क्या है मैं वो चर्चा भी कर रही हूँ साथ में कि सबसे बेहतर क्या है। अभी हमने जैसे सूखा आटा सेका, तो आटा सेका तो उसमें पानी का अंश नहीं था,
तो वो चल जाएगा 7 दिन तक। हमने जो जो भी सूखा सूखा उसमें आटा किया, तो वो पहले दिन से हमने जो शुरू किया, तो उस हिसाब से जितनी आटे की मर्यादा होगी, जैसे 7 दिन 3 दिन जैसे जिस मौसम में रहती है, तो वो उतना चल जाएगा। क्योंकि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा ना कि हमने 3 दिन तक काम ले लिया बर्तन, फिर जाके वो खत्म हुआ, तो वो थोड़ा महंगा नहीं लगेगा। और आप एक साथ बहुत सारे लेंगे तो आपको सस्ते भी पड़ेंगे बर्तन। हम जो शहरों में लेते हैं ना, ये महंगे लगते हैं बहुत, लेकिन गांव में जो कुम्हार होते हैं, जो बनाते हैं बहन, तो वहां आपको सस्ते में मिल जाएंगे, अगर आपको अनुकूलता है और मिल जाए तो एक सवाल ये था कि मिट्टी का बर्तन जब हम वो छेदों में होता है तो उसको आप धूप में सुखा के भी वापस यूज कभी नहीं कर ही नहीं सकते, ऐसा ऐसा मतलब आइडियली जब गिने होता? हाँ, आइडियली गिनेंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो सफाई में आपको मुश्किल आएगी। यानी वो जो करते हैं वो तो क्या करते हैं, फिर जूट के कपड़े से पोंछ लिया, राख से वो डाल के और सुखा के वो कर लिया, पर जिनागम के अनुसार वो सही नहीं है। हम बचत के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन वो आगम के अनुकूल नहीं है। तो पहले तो मतलब कितनी भी बड़ी राजकुमारियां वगैरह भी हो, तो ये सब कलाएं इसीलिए सीखती थी, क्योंकि उसको वापस से मिट्टी के उसमें गला के खत्म हो गया। मिट्टी तो उस समय कोई महंगी नहीं मिलती ना, तालाब की बनाने की कला अगर अपने पास हो, आजकल पॉटरी क्लासेस वगैरह ये बहुत चलती हैं, तो अगर ऐसे हम सीख के अपने ही खुद के बर्तन बनाएंगे तो हमको सस्ता पड़ेगा। तो अगर किसी की हो रुचि और उसमें उतना समर्पण हो, तो मतलब ये बहुत अच्छा उपाय है। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और बहुत स्वास्थ्य भी अनुकूल, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। हाँ आयुषी जी, और कुछ प्रश्न है आपका भी है कुछ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। दीदी हमने सुना था कि मिट्टी के बर्तनों में घोड़े की लत यूज होती है, इसलिए हम लोगों ने छोड़ा था मिट्टी के बर्तन यूज करना, पानी के घड़े वगैरह। तो ये कहीं तक सही है वो? तो ये हो सकता है जो हल्की क्वालिटी के होंगे, जो मतलब कम उसमें मिल जाते हैं, या आपके जो परिचित जो हो उससे ही लेंगे। तालाब की मिट्टी होती है वो सबसे शुद्ध मानी जाती है इसमें, तो तालाब की मिट्टी से बने हुए मिट्टी के बर्तन ही काम में लेना है। तो वो हमें परख होना चाहिए कि ये कैसा मतलब मिलावट वाला है या क्या। ये तो हमें धातु में भी मालूम करना पड़ेगा कि असली पीतल है कि उसमें और कोई धातु की, एल्यूमिनियम में कोई की मिलावट तो नहीं हो रही है। तो वो हमें ये एक प्रकरण बहुत बड़ा हो जाता है फिर, कि पहचान कैसे करें बर्तन की धातु सही है कि नहीं। तो धातु विशेषज्ञ वगैरह होते हैं, तो उससे मालूम कर सकते हैं हम कि ये सही है कि नहीं। और मिट्टी की भी हमें पहचान होना चाहिए कि अगर उसमें ये मिला हुआ है घोड़े का ये जो भी है, तो वो बर्तन अलग दिखेगा, और असली जो मिट्टी का होगा, जो गुणवत्ता वाली मिट्टी का होगा, वो अलग दिखेगा। तो परख तो हमें करना आना चाहिएगा। और हम यूट्यूब पे वगैरह देखें तो बहुत सारे वीडियो ऐसे आपको मिल जाएंगे कि कौन सी धातु की परख कैसे की जाती है। आप बर्तन लेने जाएंगे पीतल का, तो आपको क्या क्या सावधानी रखना है, ऐसे बहुत सारी जानकारियां यूट्यूब पे और गूगल पे उपलब्ध है। तो जब भी आप इस तरह के धातु के बर्तन खरीदें, तो पहले उसका डिटेल समझ लीजिए कि ये कितने तरह का पीतल आता है इसमें। फिर अगर हम कलाई करते हैं तो कौन सी कलाई अच्छी होती है, रांगे की वो कलाई होती है तो वो कैसे होती है, कहाँ होती है। थोड़ा सा हमें अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से अगर अच्छा चाहिए तो मेहनत तो थोड़ी सी करना पड़ेगी, आसपास के वातावरण में कहाँ अच्छा क्या मिलता है। अपनी विश्वस्त दुकानों से लें बर्तन भी, तो आपको सही मिलेगी जानकारी, और वो कोई परिचित हो उससे लेंगे तो वो सही देगा। मिट्टी के बर्तन में भी वैसा ध्यान रखना पड़ेगा कि ईमानदार कुम्हार हो, जो आपको मतलब जानता हो, और आप उनको कहेंगे कि नहीं हमको क्वालिटी सही चाहिए चीज में, हमें मतलब क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं चाहिए, थोड़ा रेट हम सही देंगे तो चीज मिलेगी। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसके अभी मैं अलग से एक्स्ट्रा नहीं बोल के इसमें जो है केवल उसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास केवल 5 मिनट है ना आयुषी जी? हाँ 10 मिनट है अभी, 10 मिनट। क्योंकि अभी मुझे बहुत सारा एल्यूमिनियम और उस पे बोलना है, मेन गलती तो वहां चल रही है। तो मैं इस स्लाइड को जल्दी बढ़ा दूंगी कि अभी पीतल कांसे के बर्तन का प्रयोग जो है ज्यादा करें। पीतल में कलाई लगा देंगे, उसके बाद आप उसमें धातु की चम्मच नहीं चलाएं, एक शीशम की लकड़ी का वो आता है चम्मच, वो चलाएंगे ना, तो उससे क्या होगा कि उसमें शीशम में कैंसर प्रतिरोधी क्षमता होती है, तो वो गुण भी उसमें मिलेंगे आपके भोजन में। और
साथ में आपकी कलाई भी खराब नहीं होगी। और उसके बर्तन, जब कलाई के बर्तन आप मांजे तो बहुत उससे नहीं मांजना है, आयरन वूल वगैरह उससे, नहीं तो वो कलाई निकल जाएगी जल्दी। तो एक बार अच्छी कलाई कराई तो 1-2 साल अच्छे से चलती है। तो इसके लिए जरूरी है आपको कि उसको जो सफाई करने में आप ध्यान दें, मध्य आंच पे बनाए ताकि चीज जले नहीं, और लकड़ी की उससे चम्मच से हिलाएंगे तो ज्यादा दिन तक उसकी कलाई सुरक्षित रहेगी, है ना। और बहुत मतलब सूखी सब्जियां उसमें नहीं बनाए, थोड़ा पानी डालेंगे तो बराबर चिपकने का वो नहीं रहेगा उसमें। और अब आप कहेंगे कि इस तरह के बर्तन हमने प्रयोग किए तो काम वालियां तो मिलेगी नहीं है मांजने के लिए, तो आप अगर थोड़ा सा पैसा उनको ज्यादा देंगे तो वो करेगी। और साथ में ये है कि जहां तक वो नौकरों की पराधीनता भी हमें, मतलब जो काम वाली बहनें, उनकी भी हमें पराधीनता कम रहना चाहिए, जहां तक वो अपने हाथ से हमें करने की आदत हो, क्योंकि हम कम पानी में करेंगे, वो 4 गुना पानी में साफ करेगी उसी चीज को, तो उधर भी हमें हिंसा का दोष लगेगा। ऐसा नहीं कि उसने किया तो उसको लगेगा, वो कर तो आपके लिए रही ना, हमारे लिए कर रही है तो दोष हम पे ही आएगा, उसने जो भी अत्याचार किया किसी भी काम में। तो जैसे कपड़े धोने के है और बर्तन के काम है, ये जहां तक वो हमें खुद ही करना चाहिए, तो ये समस्या नहीं आएगी कि ये बर्तन कौन साफ करेगा। तो या तो अगर आपको बहुत ही पराधीनता है तो उसको थोड़ा सा ज्यादा हम दे सकते हैं, परिश्रम का मतलब उसकी सैलरी ज्यादा देंगे तो वो करेगी अच्छे से। और इस तरह से ये पीतल, उसके बाद लोहे का बर्तन जो है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसमें आप जैसे तड़का वगैरह करें तो इस तरह की जो कढ़ाई है, जैसे छोटी कढ़ाई हमने ली है लोहे की, तो इसमें आप रोज की दाल का तड़का वगैरह इसमें करिए। जो जैसे हमने हलवा वगैरह का आटा सेका तो वो भी हम इसमें सेकेंगे तो हमें आयरन भी मिलेगा। और इससे जो हमारी बहनों को फोलिक एसिड वगैरह की गोलियां खानी पड़ती है ना, जो गर्भकाल वगैरह में, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आयरन की कमी ही नहीं रहेगी शरीर में। तो इस तरह से आयरन की कढ़ाई जो है, छोटी थोड़ी बड़ी, ऐसे 2-3 साइज की आप बिना हैंडल की रखेंगे, साफ करना भी सरल पड़ेगा, और उससे आपका आयरन संबंधी जो है वो भी आपको मिलती रहेगी, उसमें एनीमिया का प्रॉब्लम नहीं आएगा जो हमारी बहनों को ज्यादा रहता है। तो इसमें ये जरूर है, हम खटाई की चीज नहीं बना सकते हैं, लेकिन बाकी मीठे आटे वगैरह के जो भी हम व्यंजन बनाते हैं वो लोहे की कढ़ाई में बनाएं। तलने की कोई भी काम करते हैं हम तो वो उसमें लोहे के उसमें ही करें। तो पतली मोटी जैसा काम हो उस तरह की हमें मोटाई के 2-3-4 उसमें रखना चाहिए वेराइटी, है ना। तलने के लिए थोड़ी पतली भी चलेगी, हमें आटा वगैरह सेकना है तो थोड़ी मोटी। तो ये लोहे का बर्तन भी बहुत अच्छा है प्रयोग करना है खटाई के बिना तो। और स्टील तो अंतिम है ही समाधान, अगर कुछ नहीं है तो एल्यूमिनियम से बेहतर स्टील है, लेकिन स्टील सबसे बेस्ट नहीं है। बेस्ट में तो हमारा पीतल और कांसा, खटाई की चीज नहीं है तो। और हमने यदि कलाई लगाई है तो खटाई की चीज हम पीतल की उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद हम खाली कर ले, तो बनाने के समय में जो आता है उतना तो गुण उसका मिल जाएगा, और बाद में ज्यादा देर उसमें नहीं छोड़े। और इसी तरह लोहे में भी खटाई का कोई काम नहीं करेंगे, अगर हमें डालना है तो सब्जी निकाल के और उसके बाद उसमें खटाई डालें। और उसके बाद स्टील तो सामान्यतः आजकल चलता ही है सब जगह, तो उसके बारे में तो विशेष नहीं, लेकिन प्लास्टिक के बर्तनों से, डब्बों से जितना बचें और उसके बजाय हम स्टील के बर्तन ही यूज करें। स्टील में भी आजकल आता है कि ऊपर से एयर टाइट ढक्कन होता है, तो नीचे जो सामान होता है वो भोजन मतलब धातु के स्पर्श में रहता है, तो ढक्कन अगर आपका ऊपर से थोड़ा दूसरे उसका भी आ जाए तो चलेगा। जैसे इसमें दिख रही है ना ये बादाम वगैरह, तो ऊपर से, ऊपर ढक्कन में दूसरी धातु का प्रयोग हुआ है, लेकिन नीचे जिसमें भोजन सामग्री जिससे स्पर्श होती है वो तो स्टील ही है। और इसी तरह अगर हम देखें तो कांच का प्रयोग भी जैसे इसमें बताया है, लेकिन वो उतना उचित नहीं है, जहां तक वो हमें स्टील का डब्बे में ही स्टोर करना है चीजों को, जो भी हमारे मसाले, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, क्योंकि कांच जो है वो बहुत हिंसा से बनता है। कांच बनाने की जो फैक्ट्री होती है ना, उसमें जो भी वर्कर काम करते हैं उनका स्वास्थ्य भी गिरता है, और बहुत मुश्किल से वो चीज बनती है। तो हम किसी के स्वास्थ्य के खतरे पर कोई चीज बन रही है तो उसका प्रयोग करके हम एक तरह से उसकी हिंसा के ही दोषी बन रहे हैं, मतलब उसको दुख पहुंचाने के। तो कांच का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि फूट जाता है तो भी नुकसान होता है, हमारे परिणाम खराब होते हैं। काम वाली से भी फूट गया तो हम फिर उस पर गुस्सा होते हैं, तो हम, और फिर लग भी सकती है किसी को भी, बच्चे ने फोड़ दिया, कुछ कर दिया। तो कांच भी है सभी तरीके से सही नहीं है हमारे रसोई के लिए। हमें देखने में अच्छा लगता है वो अलग बात हो गई, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है, और हिंसा के हिसाब से देखें तो वो भी सही नहीं है। अब उसके बाद बात आती है
स्टोर की बात हो गई, ये सामान्य चर्चा, तो कि स्टील के बर्तन ही स्टोर के लिए सही है ना, डब्बे वगैरह एक जैसे। तो भोजन बनाने के बाद भी हमें अगर स्टोर करके रखना है ज्यादा, तो भी स्टील के तपेली वगैरह सही है उसमें। उसके बाद भोजन परोसने में मिट्टी की थाली बेहतर है, ये बात भी अपनी हो गई, तो मैं इसको विस्तार नहीं दूंगी ज्यादा। दूसरे क्रम पे चांदी के बर्तन है, अगर हम प्रयोग कर सकते हैं तो वो। और तीसरे क्रम पे आगे आगे जो तांबे की कांसे की थाली बताइए वो। चौथे पे स्टील की। और अगर आप डिस्पोजल यानी यात्रा वगैरह में हो तो जो प्लास्टिक के डिस्पोजल कभी भी यूज नहीं करें, उसके बजाय हम ये पत्तल, सूखे पत्तल जो होते हैं अचित्तर हो जाते हैं, तो उसका प्रयोग करें। वो हमारे थर्माकोल के आजकल जो चलते हैं वो डिस्पोजल हम भोजन में परोसने में भी प्रयोग नहीं करें। यात्रा में इसके और बाकी स्टील और ये इसका ही प्रयोग करें, है ना। तो ये परोसने की बात हो गई। अभी ये योग्य बर्तनों की बात हो गई। अभी अयोग्य बर्तन कौन कौन से हैं उसकी चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। कि एक तो एल्यूमिनियम का बर्तन जो है हमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। एल्यूमिनियम के बर्तन जो होते हैं, एक तरह से अंग्रेजों ने भारत में इसका प्रवेश करवाया था कि इससे स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता है, यानी एक तरह से एक पॉइजन रिलीज होता है इससे, जिससे स्वास्थ्य हमारा गिरता जाता है। तो उन्होंने भारतीयों को कमजोर करने के लिए जो ये एल्यूमिनियम के बर्तन जो है भारत में लाए। एल्यूमिनियम जो एक तरह से भारी धातु है, इससे हवाई जहाज वगैरह वो चीजें बनती है, ये रसोई घर के लायक नहीं है। इसलिए पुराने जमाने में अपने बुजुर्गों के कोई भी बर्तन एल्यूमिनियम के नहीं मिलेंगे। ये अंग्रेजों के आने के बाद लगभग ये 100 वर्षों के इसकी ही देन है, यानी ये। तो वो भारतीय कैदियों को भी एल्यूमिनियम के बर्तन में भोजन करवाते थे, ताकि उनका स्वास्थ्य गिरते गिरते वो अपने आप ही मर जाएं, क्रांतिकारी वगैरह जो होते थे उनको। और हम जो है अब भारत आजाद हो गया, उसके बाद भी एल्यूमिनियम से आजाद नहीं हो पा रहे। तो आज भी हमारे जेल वगैरह में भी जो कैदियों को इसी में भोजन करवाया जाता है, तो ये भी एक गलत कार्य है कि आजाद भारत में भी हम वही गुलाम मानसिकता वाली चीजों को ही यूज करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमें लगता है कि एल्यूमिनियम के बर्तन सस्ते हैं, लेकिन इसके कारण जो बीमारियां आती है वो उसमें पैसा जा रहा है, तो पैसा उधर चला गया। तो इसके बजाय एल्यूमिनियम के बर्तन जितने हो हमें घर से बाहर कर दें। यानी कुकर भी हो तो उसका भी दूसरा है, स्टील का कुकर आता है, तो स्टील का कुकर यूज करें। अगर किसी के पास ऐसा है कि एल्यूमिनियम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सीधा नहीं रखें, उसमें पॉट स्टील के रखेंगे, उसमें सामग्री रखें, तो कम से कम एल्यूमिनियम के संपर्क में हमारा भोज्य पदार्थ नहीं आएगा। तो अगर एल्यूमिनियम का कुकर भी प्रयोग करते हैं तो उसमें स्टील के बर्तन रखें, एक के बाद एक उसमें पॉट में रख के रखें। और एल्यूमिनियम फॉइल भी बिल्कुल यूज नहीं करना है। बच्चों को हम टिफिन में पराठा वगैरह इसमें रैप करके दे देते हैं। हमने सब कुछ शुद्ध बनाया और ये एल्यूमिनियम में लपेट के दे दिया, तो अब जितनी देर में उसका एल्यूमिनियम का सारा असर उसमें उतरेगा, भोजन मतलब पराठे या जो भी हमने दिया है उसमें, तो वो भोजन हमारे बच्चे के लिए कितनी गुणकारी, मतलब कितना गुणकारी होगा। तो इसके बजाय इसका ऑप्शन क्या है कि कपड़े में लपेट के दे। अभी हमें लगेगा कि ये तो बहुत पुराना सा लगेगा, यानी बच्चे वहां ले जाना पसंद नहीं करेंगे, कपड़े में हम लपेट के देंगे। तो दूसरा ऑप्शन है उससे बेहतर, मतलब वेस्ट तो नहीं बोलूंगी, वेस्ट तो कपड़ा ही है, लेकिन बटर पेपर होता है ना, जो बटर पेपर आजकल हम केक वगैरह जो भी बनाते हैं उसमें नीचे लगाते हैं, तो बटर पेपर में भी आप लपेट के देंगे तो कम से कम एल्यूमिनियम फॉइल से बेटर है। वेस्ट तो नहीं है, वेस्ट तो कपड़ा ही है, लेकिन एल्यूमिनियम फॉइल के बजाय बटर पेपर से रैप करके दें। और अगर आपको लगता है कि बच्चा नहीं ले जा रहा है, तो कम से कम पराठे को पहले बटर पेपर में रैप कर दें और उसके बाद फिर इस पे एल्यूमिनियम का वो चढ़ा दें। अगर वो नहीं माने तो कम से कम पराठे के संपर्क में सीधा एल्यूमिनियम तो नहीं आएगा, है ना। कागज बेटर है, उससे वो शुद्ध है ये मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एल्यूमिनियम से अगर लाना है तो बटर पेपर पे लाइए, नहीं तो फिर सबसे बेस्ट तो कपड़ा ही है। तो बड़े अगर टिफिन ले जाते हैं तो बेटर है कि उनको इसके कपड़े के लिए तैयार करें, एल्यूमिनियम फॉइल तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करें, है ना। इसके बाद बोन चाइना वगैरह ये सब तो बाहर ही हो गए, जो आजकल क्रॉकरी वगैरह जो बनती है बहुत दिखने में आकर्षक लगती है, लेकिन हड्डियों से बनी है। अब बताओ, हड्डियों से बने हुआ पात्र है, उसमें आप शुद्ध भोजन करेंगे तो वो शोभा पाएगा क्या? यानी बर्तन ही गलत है तो उसमें भोजन की शुद्धता कहाँ रही। तो हमने हड्डियों के बर्तन में भोजन किया, बोन चाइना तो ऐसा हो गया। तो बोन चाइना का भी बिल्कुल इस्तेमाल हमारे घर में नहीं होना चाहिए। और प्लास्टिक के और नॉन स्टिक इन सब से तो परिचित ही, और सभी आजकल तो बोल ही रहे हैं इसमें टेफ्लॉन कोटिंग से जहर और सब आता ही है, तो इसके बारे में मुझे नहीं लगता ज्यादा बोलने की जरूरत है कि नॉन स्टिक को घर से बाहर हमारे होना ही चाहिए, क्योंकि हमें उस समय शॉर्टकट लगता है कि फास्ट बन गया, चिपका नहीं भोजन, लेकिन बाद में उसके जो कैंसर वगैरह के कारण जो बन रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं,
वो नुकसान कितना बड़ा है, फिर डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे। इधर हमने टाइम बचाया और उधर पूरा जीवन हमारा बीमारियों से घिरा हुआ है। आजकल कोई घर में ऐसा नहीं जहाँ बीपी शुगर ये पेशेंट नहीं हो इसके। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी यही सब धातु विज्ञान की गलतियां भी उसमें बहुत बड़ा भूमिका जो है वो निभाती है इस रोगी शरीर वगैरह के उसमें। और अगर आपको ये इसका ये मिल सकता है सोलर कुकर का, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें भी आप एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करें और स्टील उसका ही करें। तो इस तरह हमने संक्षेप में धातु विज्ञान को भी समझा और इस संबंधी शुद्धता जितनी हमारी बन सकती है पालने का प्रयास करेंगे। आपने मुझे इतनी एकाग्रता से इतनी देर तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। और किसी के कोई प्रश्न हो तो, या फिर और किसी को कुछ बताना हो तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। स्वस्ति जी, मैं बोलना चाहूँगा, अभी इतना सारा मैटर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हमारे बहुत ही अनुभवी प्रियंका जी जो बेंगलोर से उपस्थित हुई यहाँ पे, और इतना बड़ा सेशन और बिना किसी मतलब सांस भी नहीं ले पाई वे ढंग से, और वो बोलती रही और इतनी ज्ञान की बातें हमें उन्होंने बताई। तो इस ज्ञान की बातों को समझने के बाद अब मेरी खुद की ऐसी भावना हो रही है कि हमारे घर में जो एल्यूमिनियम के बर्तन है, और मैं खुद भी फॉइल पेपर में लेके जाया करता था चीजें, तो अब उसको नहीं लेके जाऊंगा। और मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, सभी अपनी एक बार वीडियो ऑन करके कुछ कुछ बताएं कि क्या आपको इनसे थोड़ा मतलब जो जानकारी नहीं थी वो मिली, और उसमें आप अब क्या अपनाएंगे जीवन में आगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये एक तरह से जिन्होंने हमें इतनी बातें बताई हैं जो अपने जीवन में यूज कर रही हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, थोड़ा कुछ जो आपने सीखा और जिसको अपनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ही बहुत अपनाने की कोशिश करें, लेकिन एक बार अगर बताएं, वीडियो खोल के ऑन करके बताएं, तो बहुत अच्छा लगेगा। देशना जी का मैसेज आया, बहुत ही बढ़िया बताया प्रियंका जी ने, तो बहुत धन्यवाद देशना जी आपका। और इसी तरह से मैं निवेदन करूंगा कि मेरा एक डाउट था कि कैंसर से रिलेटेड कुछ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी प्रियंका जी ने बताए। एक तो शीशम की लकड़ी, उसका यूज करें बर्तनों में। वो शीशम की लकड़ी जो है कैंसर को दूर करने में बड़ी हेल्पफुल होती है। और दूसरा, जो नॉन स्टिक यूज करने से बचें। और एक प्लास्टिक, शायद प्लास्टिक भी है ऐसा, यही मैं राइट हूँ क्या? प्रियंका जी ऊपर बताएंगे क्या, ऐसा ही है क्या? अ, किस तरह से हम अपने घर में हाँ, बच सकते? प्लास्टिक के भी बर्तन जो हम यूज करते हैं, मतलब नाश्ता वगैरह भी पैक करने में, तो वो भी हम यथासंभव बचें। क्योंकि अभी ये होगा कि हमारे घर में इतने सारे हम एकदम तो नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ जी, नया नया तो नहीं खरीदेंगे, तो उतना तो बचा। हाँ जी। तो कोशिश करें। बिल्कुल। इसमें एक चीज और थी, नमक जो है ना, नमक, उसको हम स्टील के बर्तन में रख सकते हैं क्या? वो चल जाता है वो उसमें? हाँ, नॉर्मली कांच के बर्तन में ही हमारे घरों में रखा जाता है, और स्टील के बर्तन में अवॉइड किया आगम के जाता है। परिप्रेक्ष्य में देखें तो नमक जो पिसा हुआ होता है उसकी मर्यादा ही 48 मिनट की होती है। मतलब हम लोग ज्यादा पीस के रखना भी नहीं है कि वो पानी छोड़ेगा तो क्या होगा। तो हम्म। उतना उतना ही हम पीसेंगे तो वो रहेगा। और अगर उसके लिए हो तो फिर कांच थोड़ा बेटर है उससे, प्लास्टिक से तो कांच की बोतल चलेगी। हम्म। तो एकदम आदर्श नहीं है पर चलेगा उतना। ठीक है प्रियंका जी, मुझे बहुत लाभ मिला आपके सेशन से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ नहीं बोलना है तो मुझे भी एक बात बतानी है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो देखा था राजीव दीक्षित का। तो उन्होंने एक रिसर्च की थी, दिल्ली के लैब में एक रिसर्च की थी। जैसे अभी इन्होंने बताया कि कुकर में खाना नहीं पकाना चाहिए, तो उन्होंने भी इस संबंध में रिसर्च की थी कि एक भोजन पकाया एक कुकर में, और एक हमारे जो भगोने आदि होते हैं उनमें ढककर फिर भोजन पकाया। तो उसमें सिर्फ जो दाल पकाई वो कुकर में 10 मिनट में पकी, और भगोना बनाने में 25 मिनट में पकी। लेकिन इस 15 मिनट के अंतर में कुकर में बनाने में उसके 77% जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सब गायब हो गए।
और जो कुकर में भगोने में बनाई जो दाल, उसमें सिर्फ 3% जो न्यूट्रिएंट्स थे वो गायब हुए थे। तो ये सब साइंस भी इन सब बातों को मानता है और कहता है कि हमें इन सब चीजों से, कुकर आदि के बर्तन में खाना पकाने में और एल्यूमिनियम में खाना खाने में, इन सब भोजन करने में इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अगर अगर और किसी को कुछ कहना या कुछ प्रश्न है तो हम रुकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। हाँ जी, तो अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, कहाँ जाना है अब हमें? कर्नाटक से जाना है हमें मध्य प्रदेश में, लेकिन बीच में हमें अभी किसी से मिलना है। हम चलते हैं एमपी महाराष्ट्र में प्राजक्ता जी के पास, जो हमारे साथ जुड़ी भी हैं, इस मीटिंग में जुड़ी भी हैं। उन्होंने वो अभी हमारे जो होते हैं ना, जो जितने भी हमारी जनरेशन के बच्चे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, हम बातें तो किए जा रहे हैं, क्या ये सच्ची में पॉसिबल है? हम बातें कर रहे हैं कि शुद्ध भोजन बनाना है। जैसे पिछले हमारे परिचर्चा में एक बात आई थी कि घी यूज नहीं करना चाहिए, क्या घी की इतनी जरूरत नहीं होती, तेल यूज करना चाहिए। तो तेल की शुद्धता की भी बात आई थी कि तेल कैसा होना चाहिए, कितनी शुद्धता से घर में निकालना चाहिए। तो हमारी कुछ बहनें हैं जिन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है, तो हम उनसे मिलते हैं। मौसा जी वीडियो शेयर कर दीजिए। एक तेल निकालने की मशीन है। इसमें मूंगफली का, सरसों का, तिल का और खोबरा का सब हम तेल निकाल सकते हैं। और ये पहले ये जो बीज है इनको सब कुएं के जल से साफ करके सुखा करके अब पूरा साफ होने के बाद हम अब तेल निकाल रहे हैं। इसका क्या बेनिफिट है ये बताएं। इधर से हम तेल बीज डालते हैं, फीड है इधर से, और तेल इधर से निकलता है जो इस प्रकार आता है। और ये खली है जो जानवरों के लिए यूजफुल होती है। इस करडई के तेल के तो बहुत फायदे हैं। हार्ट पेशेंट्स, बीपी वगैरह के लिए करडई तेल एकदम फायदा करता है, बोन्स के लिए अच्छा है। इसलिए हम ज्यादातर करडई का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। जय बहुत ही सुंदर। अब हम आगे चलते हैं। हमारी जो परिचर्चा है, हमारा जो आज सत्र है इस परिचर्चा का, उसकी अंतिम चरण की ओर चलते हैं, जहां हम बात करेंगे एक अनुभवी जानकार से। हम जिनसे मिलने जा रहे हैं वो 30 वर्षों से, आज से 30 वर्ष से शुद्ध भोजन पका रही हैं और सबको करा रही हैं। और इनसे हमें मिलाएंगी हमारी आत्मार्थी स्वाति दीदी, जो आत्मार्थी ट्रस्ट से पढ़ी हुई हैं। ये दूसरी बैच की छात्र हैं। अब मैं माइक आत्मार्थी स्वाति दीदी को देती हूँ कि वे आगे हमें उनसे मिलाएं और उनके अनुभव से भी हमें परिचित कराएं। सभी को जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र सभी को। हाँ जी, आवाज आ रही है। तो अब हम सभी के जो कुछ कॉमन प्रश्न होते हैं इन चर्चाओं को सुनने के बाद, कि शुद्ध भोजन बनाना या बर्तनों की शुद्धि रखना, ईंधन की शुद्धि रखना, तो हम सबकी तरफ से कुछ सामान्य प्रश्न मैं हमारे अनुभवी जानकार से पूछना चाहूंगी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि यदि हम एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या भोजन बनाने में हमें कोई समस्या आती है? समय अधिक लगता है या श्रम अधिक लगता है क्या? समय भी नहीं लगता, श्रम भी नहीं लगता, बहुत अच्छे से पक जाता है। आप यूज करके देखिए। तो हमें बताया कि वैसे हम हमारी परिचर्चा में भी सुन चुके हैं कि समय अधिक, श्रम अधिक नहीं लगता है, और हम इनके अलावा और किन किन बर्तनों का इस्तेमाल करके अपनी समस्याओं को आसान कर सकते हैं, जो हमें लगती हैं कि समस्याएं हैं लेकिन है नहीं। तो मेरा दूसरा प्रश्न है कि मतलब
ऐसी मान्यता है कि शुद्ध भोजन बनाना यानी समय की बर्बादी। तो इस धारणा के संबंध में आपके क्या अनुभव रहे? शुद्ध भोजन बनाना बहुत सरल है, बस हमारी आदत में नहीं है। हम उसमें ढल गए हम कि हम जल्दी जल्दी करना है, या कोई विवेक नहीं रहता। कुछ हिंसा भी कितनी होती है, इससे मतलब कोई विवेक नहीं रखता। विवेक रखने में हमारा सब काम सरल हो जाता है। मेरा अगला प्रश्न है कि अभी हमने आदरणीय प्रियंका जी से बर्तनों और ईंधनों की शुद्धि के बारे में, बहुत सावधानियों के बारे में सुना। तो क्या वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये सभी सावधानियां संभव है कि हमें आजकल सबको जल्दी जल्दी रहती है, तो क्या ये सब सावधानियां संभव हैं? हम पहले से वैसा मन बना लें, अपनी दृष्टि से रहना चाहिए, हम हिंसा हमारी कम से कम हो, तो हम वैसा सब कुछ कर सकते हैं। वैसे साधन भी जुट जाते हैं, वैसा समय भी मैनेज कर लेते हैं। सिर्फ हमारी दृष्टि रहना चाहिए उस तरफ। मेरा अगला प्रश्न है कि नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आते जा रहे हैं। नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक कुकर, पराठे इत्यादि बनाने के लिए, डोसे इत्यादि बनाने के लिए, तो नॉन स्टिक बहुत प्रचलन में आता जा रहा है। तो इनके इस्तेमाल को लेकर क्या आपने समाज में या व्यवस्था की दृष्टि से कोई परेशानी महसूस की क्या? बिल्कुल नहीं, हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, परंतु हम लोग ये सब यूज करते ही नहीं है, और बहुत सरलता से बहुत अच्छे से काम हो जाता है। मैनेज करने की बहुत जरूरत है, हमारी रुचि रहना चाहिए, दृष्टि रहना चाहिए सब शुद्धता की ओर। हमारे विचार भी अच्छे रहते हैं, उसमें ऊपर की ओर बढ़ते हैं, संयम पलता है। मेरा अंतिम प्रश्न है कि आप हम सभी को शुद्ध भोजन की परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रेरणा चाहते हैं, क्या कहना है? शुद्ध भोजन से तो मैं भी पहले अशुद्ध भोजन करती थी। हर कोई पहले से ऐसा नहीं रहता कि जन्म से ही कोई शुद्ध भोजन मिलता हो, करता हो, परंतु जब से मैंने नियम लिया है तो हमारी आत्मशक्ति बहुत बढ़ी है, उसमें हमारे विचारों में भी चिता आई है। हर दृष्टि से डॉक्टर बोलते थे कि आपके शरीर में ब्लड नहीं है, परंतु हमारी आत्मशक्ति इतनी रही कि हम अभी तक अच्छे से, हमारा खान पान चल रहा है, शुद्ध भोजन करते हैं और स्वास्थ्य ठीक रहता है बढ़िया। तो आप सभी से निवेदन है, शुद्ध भोजन पर ध्यान दें, जिसमें हिंसा कम से कम हो। शायद उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है, आ गया। हाँ, नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने हमारे अनुभवी जानकार से जाना कि यदि हम थोड़ा अपने प्रमाद को छोड़कर अहिंसात्मक दृष्टि की ओर ज्यादा ध्यान दें, अपनी रुचि शुद्ध भोजन की ओर बढ़ाए, तो कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल है। हमने हमारी ये सुना कि हमें आदत में लाने में समय लग सकता है, लेकिन कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल है, सरलता से हो जाता है। बस प्रमाद को थोड़ा छोड़कर अहिंसा की ओर हमें ज्यादा थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने हमारे अनुभवी जानकार से कुछ प्रश्न पूछे और उनके समाधान पाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वस्ति जी से निवेदन करती हूँ कि वे परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। अगर किसी के प्रश्न हो और वो हमारे अनुभवी जानकार से वो स्वयं पूछना चाहे, या फिर आपने कभी जब भोजन बनाते हैं तो आपको कुछ समस्या आती हो कि हमें ये समस्या सबसे बड़ी आती है, तो इसलिए हम उसे प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कोई कोई कठिनाई कोई फेस करता हो। जिनेंद्र, हाँ जय जी, जिनेंद्र, बताइए। मैं जय जिनेंद्र, हाँ बोलिए। हाँ, मेरा प्रश्न ये संबंधित नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है कि जैसे हम पीने का पानी तो छान कर और
लेकिन जो यूज करने का पानी है उसमें कैसे क्या मतलब मर्यादा कितनी रहती है? और ऐसा कहते हैं कि एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं है, अगर किसी को आइडिया हो तो वो शेयर करे अपनी बात कि मतलब कितने की मर्यादा कैसे होती है और वापस कैसे छानने से कैसे किया जाए उसको यूज। स्वाति दीदी आपका माइक। हाँ, बाथरूम का पानी जैसे 6 घंटे की मर्यादा, आप थोड़ी सी राख डाल सकते हैं उसमें। एक एक छन्ना है उसको निचोड़ ले तो उसमें 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है, आपका पानी 6 घंटे के लिए सेव हो जाता है। जो प्रियंका जी हैं उनसे भी हम इस प्रश्न का उत्तर का समाधान ले सकते हैं। हमारी सभा की नेत्री प्रियंका जी। नेटवर्क इशू के कारण वो अभी चली गई हैं, तो अभी उनसे तो हमारी चर्चा नहीं हो पाएगी, लेकिन हमारी परिचर्चा में अनुभवी जानकार हैं तो वो उन्हीं वही से समाधान करेंगे। आपकी शंका का समाधान हो गया। शिल्पा जी का प्रश्न था कि हमारे इसके संबंध में मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि जैसे अगर पानी छानने इत्यादि की हम बात करें तो जैसे पिछली चर्चा में भी हमारी बात आई थी वैसे, लेकिन अगर इसको हम और विस्तार से समझें कि जैसे हम पीने का पानी भरते हैं सेम ही है बाकी चीजों का पानी भी, क्योंकि जैसे पानी तो सेम ही है, बस हमें क्या है कि थोड़ा सा शुरू में दिक्कत आ सकती है क्योंकि आदत है हमें सिर्फ टैप वाटर डायरेक्ट यूज करने की, नल चलाओ और पानी आ जाए। लेकिन छना पानी यदि हमें इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हमें अपना थोड़ा जो ये सुविधा भोगी वृत्ति है कि हर जगह हमें पानी अपने नलों में मिल जाता है, वो चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और जैसे पहले होता था कि घरों में नल इतने नहीं होते थे, एक नल है उसी से सब पानी भर रहे हैं हर जगह का, और भर भर के अलग अलग जगह रख रहे हैं। जैसे बाथरूम का पानी तो वो उधर की साइड या जिस भी जो भी आपके यहाँ व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से बाल्टियों में भर के रख लिया, और भोजन बनाने का पानी अलग रख लिया रसोई घर में इत्यादि तरीके से जैसे हम पहले करते थे इसी तरीके से हमें अपनाना पड़ेगा। जब हमने एक बार छन्ना लगाया तो उसी समय हमें सब सारे जगह का पानी भरना है, क्योंकि अगर हम सोचें कि हम थैली लगा ले सब नलों में अपने घरों में, तो जैसे कि अभी पिछली चर्चा में भी हमने बात करी थी कि थैली मतलब क्या, थैली मतलब एक सिर्फ आप नाम के लिए पानी छान रहे हैं, वास्तव में पानी नहीं छन रहा है, सिर्फ नाम हो रहा है कि हाँ छना पानी यूज हो रहा है, लेकिन पानी वास्तव में वो छन नहीं रहा है, क्योंकि छना पानी का प्रयोजन था जीव रक्षा, और वो उसमें संभव ही नहीं है थैली में, क्योंकि एक तो उसकी सिलाई बुनाई आदि में जो छेद होते हैं वो उसमें से अनछना पानी आता है तो वो जीवों की ना रक्षा हुई, फिर बिलछानी की उसमें दिक्कत जाती है, जितने भी उसमें परतें होती हैं उन सबको खोल खोल कर हम बिलछानी नहीं कर सकते, तो उसकी बिलछानी की भी दिक्कत रहती है, और फिर उसकी बिलछानी इतनी ज्यादा रेगुलर आप नहीं करोगे, उसको तो आप बांध कर भूल जाते हो, छोड़ देते हैं हम, तो इसीलिए हमें थैली का तो प्रयोग करना ही नहीं है, तो हमें छन्ने का प्रयोग करना है। और जैसे हम भोजन के लिए पानी छानते हैं इसी प्रकार से सेम, कुछ अलग नहीं है उसमें, बस उसको अलग जगह हम रख देंगे, अलग बर्तनों में छानेंगे, बस इतना अंतर रहेगा, और मर्यादा का सिस्टम भी पूरा सेम रहता है, कि ऐसा नहीं कि बाथरूम की पानी तो हम एक बार छान लिया तो पूरे दिन भर यूज कर रहे हैं, सेम वही रहेगा, पानी में कोई अंतर नहीं, बस हमारी इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे पहले भी तो होता था कि कुएं से पानी भरकर ला रहे हैं छना हुआ पानी, और एक ही बार में छान के सब जगह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसी तरह से हमें अपनी घर में व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तभी ये चीज संभव है। हाँ, और कोई भी कुछ भी इस बारे में और कुछ बोलना चाहता है ये तो समय भी हमारा। हाँ हाँ, और मुझे ये भी जैसे जीवानी, जैसे हम नल के पानी से हमने छन्ना लगा के पानी भरा और हम वहीं सिंक, तो मतलब जीव तो रक्षा हो ही नहीं पा रही है, मतलब मेरा ये मन का संदेह था, किसी के सॉल्यूशन हो। हाँ, ये बात आपकी सही है, हमने पिछली बार भी बोला था ना, जैसे कि वास्तव में तो कुएं का पानी या नदी का पानी उसी में हम बिलछानी कर सकते हैं, हम वहां से पानी लेंगे और तुरंत छान कर उन जीवों को वहीं पर उसी स्थान पर, क्योंकि जहाँ के जीव हैं वहां पहुंचने चाहिए, तभी वो सुरक्षित रह पाते हैं, जीवित रह पाते हैं, अन्यथा तो मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए वास्तव में देखा जाए तो जो नाली है वो बिलछानी का स्थान नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारी परिस्थितियां कुछ इस हिसाब से बन गई हैं कि हमारे पास ना तो कुआं है और ना हमारे घरों के आसपास कहीं नदी है, तो फिर हमारे पास एक ही मजबूरी रह जाती है कि हमारे घर में जो हम बोरिंग के माध्यम से ग्राउंड वाटर
जो पानी के जमीन के नीचे का पानी बह रहा है उसको यदि खींचकर अपने घरों में ले आते हैं और उसको छान के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी बिलछानी हम कई जगह पर ऐसी व्यवस्था भी रहती है कि अलग से बोरिंग में भी उसको पहुंचाने की व्यवस्था अलग से वो देते हैं। मतलब एक पाइप इस तरह से सेट कर देते हैं कि वहां से आप बिलछानी का पानी डाल सके। वैसे देखा जाए तो वो भी उचित नहीं है, क्योंकि इतनी ऊपर से यदि पानी गिरेगा तो वो जीव जाके मर जाते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि मजबूरी है हमारी, तो उसकी हमें खेद और निंदा ग्रह अंदर में अंतर में रहनी चाहिए। और अगर हम नाली में बिलछानी करें, उसमें जो थोड़ी बहुत सावधानी है जो हमें रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सर्फ या साबुन का पानी जहां पर बह रहा है वहां पर बिलछानी ना करें। और यदि वहां पर बिलछानी करनी पड़ती है आपको, तो पहले बहुत सारा साफ पानी, शुद्ध पानी बहा दें, जिससे वो जो आगे साबुन सर्फ इत्यादि का पानी है वो बहकर आगे चला जाए। और नॉर्मली भी जब हम बिलछानी करें तो पहले साफ पानी उसमें डालें, जिससे कि नाली के जो जीव या वो उसमें साबुन या सर्फ का पानी जैसा भी पानी है वो बहकर आगे हो जाए और थोड़ा शुद्ध पानी वहां पर बना रहे। तो वो शुद्ध पानी जो हमने छना हुआ पानी, मतलब शुद्ध पानी मतलब छना हुआ पानी डालें, और फिर छना हुआ पानी डालने के बाद फिर वहां बिलछानी करें, और फिर बिलछानी के बाद फिर दोबारा से थोड़ा सा शुद्ध पानी नाली में हमें बहाना चाहिए, ताकि वो जीवों की रक्षा हो सके यथासंभव। तो ये हम बोल सकते हैं राजमार्ग तो नहीं है कि ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब परिस्थितियां और हमारी अनुकूल नहीं है, उस वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। हाँ, और अब हमारे टाइम भी हो गया है परिचर्चा का, बस हम समापन करते हैं। हाँ स्वस्ति जी, कुछ आप कंक्लूजन करके समापन, या और किसी को कुछ बोलना है अभी? अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आप अभी नहीं प्रश्न आते हैं, जब आप जो आज हमने सीखा उसको प्रैक्टिकल करते हैं और बाद में कोई प्रश्न आते हैं, तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या फिर जो आपको चैट में व्हाट्सएप चैट में एक फोन नंबर दिया गया है, आप उस पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। तो आप ये नंबर कॉपी कर लीजिए, और बाद में अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हमारे अनुभवी जानकार हर सेशन में आते हैं, आप उनसे प्रश्न कर सकते हैं। अभी हमने जो आज किया राइज करके हम समापन की ओर चलते हैं। हमारी जो आज की जो परिचर्चा थी, हमारे परिचर्चा भोजन शुद्धि जिनागम के आलोक में, उसका तीसरा सत्र था। आज का सत्र हमने 3 चरणों में संपन्न किया। पहले चरण में हमने सभा नेत्री प्रियंका जी से ईंधन और बर्तन संबंधी शुद्धियों के बारे में जाना, और वो भी 4-4 सोपानों में जाना। जैसे बर्तन शुद्धि में कि बर्तन स्टोर किस में करना, पानी कैसे बर्तनों में पीना, खाना पकाना कैसे बर्तनों में, परोसना कौन से बर्तनों में, खाना कौन से बर्तनों में। तो ऐसे हमने इन सोपानों में इस चर्चा को संपन्न किया। फिर दूसरे चरण में हमने तेल कैसे निकालना, घर में शुद्ध तेल सावधानी पूर्वक कैसे निकालना, वह सीखा। और तीसरे चरण में हमने अनुभवी जानकार हमारी पिंडरई से जो श्रीमती मीना जी पधारी हैं, उनके माध्यम से हमने ज्ञान प्राप्त किया। अब उन्होंने शुरू में एक बात कही थी प्रियंका जी ने कि गलत मार्ग पर कितने भी आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ने से अच्छा है कि हम वहां रुककर वहीं से पीछे मुड़ जाएं, है ना। तो अभी तक हमारे घर में कैसा भी भोजन बनता था, हम कितनी शुद्धता से बनाते थे या कितनी अशुद्धता से बनाते थे, इस बात से हमारे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब हम आगे कैसा भोजन बनाने वाले हैं। आज की परिचर्चा में आपने अटेंड किया, आपने 1.5 घंटा यहाँ बैठे, तो उसका कुछ लाभ होना चाहिए। जैसे जैसे मैं आज जब यहाँ से उठूंगी तो एक बात आई थी कि हम बार बार गैस स्टोव बंद करते हैं, जैसे भोजन पकाते समय बार बार स्टोव 20 बार बंद करते हैं, तो अगर ध्यान दें तो 5 बार 10 बार ही बंद होगा। तो ऐसा ध्यान देने का प्रयास करूंगी। तो अगर कोई भी ऐसा कोई शिक्षा बताना चाहे कि मेरे को आज ये शिक्षा बहुत अच्छी लगी और मैं अप्लाई करूंगा, ऐसा तो कोई बताना चाहे तो बताते हैं, नहीं तो मुझे बस एक अपना अनुभव इसमें रखना है कि यदि हम शुद्ध भोजन मतलब क्या, कि थोड़ी सी भी शुद्धता या चरना योग के अनुसार जैसा हमारा जिनागम कहता है, उन शुद्धियों का पालन यदि हम करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जीवन सरल बन जाता है, मतलब इजी। और जो चीजें हमें मुश्किल लगती हैं और जिन चीजों के लिए हमें टाइम नहीं मिलता, या हमें लगता है कि मतलब देखा जाए तो हमारी जिंदगी में सारी सुविधाएं हैं लेकिन शांति नहीं है, तो वो जो शांति की कमी है, मुझे ऐसा लगता है वो उससे पूरी हो जाती है। मतलब एक अंदर में सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, हम अहिंसा का पालन कर रहे हैं, यथासंभव जितना हम कर सकते हैं
क्योंकि हिंसा तो हम सबको होती हुई दिखती है, तो उस क्योंकि एक जीव दया का भाव अंतरंग में रहता है, तो वो खेद अंदर में चलता रहता है। और यदि हम यथासंभव अपनी शक्ति अनुसार जीव रक्षा करते हैं, तो एक अंतरंग में भी हमें शांति का अनुभव होता है। बाहर की जो एक तरह से हमें लगता है कि समय नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है अगर हम चरणान योग का पालन करते हैं तो। क्योंकि हमारे पानी छानने का टाइम निश्चित है, हमारे दूध का समय निश्चित है, हमारे भोजन का समय निश्चित है, तो एक दिनचर्या हमारी सेट हो जाती है हर चीज की। तो इसीलिए ये ना सोचे कि इससे तो हमारा काम मुश्किल हो गया, बल्कि चरणान योग हमें समय दे रहा है। चरणान योग का पालन करेंगे यदि वास्तव में, तो स्वाध्याय के लिए समय मिलेगा। मैंने अभी पिछली जब परिचर्चा भी सुनी, बार बार ये प्रश्न आ रहा था सबके मन में कि हमें स्वाध्याय का टाइम नहीं मिलेगा। बल्कि मुझे उल्टा लगता है, यदि हम चरणान योग का पालन नहीं करेंगे ना, तो हमें स्वाध्याय का टाइम नियमित रूप से नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हमारी तृष्णा और जो ये वृत्ति है बाहर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम चरणान योग का पालन नहीं करेंगे, तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, तो हम उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। और यदि हम अपना समय शक्ति को इस ओर मोड़ लेंगे, तो फिर हमारी जो समय है उसकी भी बचत होगी। और बाहर में जो शक्ति एक्स्ट्रा हमारी विषय भोगों में जाती थी, वो शक्ति अच्छे कार्यों में इस्तेमाल होगी। तो बस यही मैं आपको बहुत बताना बढ़िया चाहती थी। आयुषी जी। अभी प्राजक्ता जी भी हमारे बीच में है और लब्धि जी भी हैं, जिन्होंने 2 सेशन में वीडियोस भेजे। एक तो दूध कैसे छान कर यूज किया जाए, और एक ये हमारे सामने प्राजक्ता जी स्पॉटलाइट पे हैं। बहुत अच्छे से मुझे लगता था कि ये सब बातों में चलता है, लेकिन प्रैक्टिकली इन्होंने जीवन में दिखा दिया और इसके फायदे भी दिखा दिए। ऐसे ही हमारे साथ अभी मौजूद हैं लब्धि जी भी, जिन्होंने वीडियो में हमें दिखाया कि कैसे ऑयल अच्छे से निकाला जाता है। और घर में इतना आसान है चीज़ें कर पाना और मैनेज कर पाना, तो बहुत ही बढ़िया। आप लोग भी इसी तरह से जो है भेज सकते हैं वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे। और सही बात यही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। और मेरा मेरा खुद का चेंज हुआ जब हमने घर में चक्की लेके आए और हमारा मन धर्म में लगने लगा और ज़्यादा। और आज मैंने सीखा कि एल्यूमिनियम और ये वाला फाइल वाले पेपर वो हमें यूज़ नहीं करने हैं। तो मैंने इस सेशन से बहुत अच्छी सीखा है। थैंक यू आयुषी, थैंक यू। ओवर टू स्वस्ति जी। और किसी को कोई अपनी सीख जो वो लेके जा रहे हैं आज, वो कुछ बताना चाहेंगे कि आज के बाद हम कल जब हम रसोई घर में घुसेंगे तो हम ये परिवर्तन करेंगे। एल्यूमिनियम का कम से कम इस्तेमाल करना है अब से। एल्यूमिनियम का कम से कम इस्तेमाल करना है। और कोई? एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जैसे हमारी सोच रहती है कि शुद्धि में हमारा समय ज्यादा लगता है, लेकिन आज जो प्रियंका जी ने बताया उससे मतलब पता लग रहा है कि ढक के अगर बर्तनों को ढक के खाना पकाएंगे तो उससे हमारी शुद्धि भी हो रही है और समय भी हमारा कम लग रहा है। तो दोनों चीज की बचत है। और बाकी जो बर्तन की शुद्धि के बारे में बताया, उससे क्या है कि हमें अलग से अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम एक्सरसाइज में टाइम अलग से दे रहे हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं, या जैसे मेडिसिन लेनी पड़ रही है हमें बीमारियों के लिए, तो अगर हम शुद्धि को अपनाएंगे तो उसी में हमारा मतलब साफ सफाई अपना आप हो जाएगी और बीमारियों से भी बच जाएंगे हम। जीव रक्षा का तो है ही इसमें प्रॉपर। जी, बहुत सुंदर। चलिए, अगर और किसी को कुछ बोलना है तो हम वेट करते हैं, नहीं तो जो सभा नेत्री हैं उनकी आज्ञा से मैं इस सभा को विराम देती हूँ। हाँ, मुझे एक बात और बोलनी है कि हमारी जो ये परिचर्चा चलती है वो हर संडे होती है, एवरी संडे एट 8:30 शार्प, और वो 1.5 घंटे की होती है। तो आप इसमें 4 प्रकार से भाग ले सकते हैं। 4 प्रकार से कैसे ले सकते हैं? एक तो अगर आप किसी को जानते हैं, कोई ऐसे अनुभवी व्यक्ति हैं कि जो आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, कि जो इतना शुद्धता पूर्वक भोजन बनाते हैं और उनके माध्यम से पूरे जैन समाज को लाभ हो सकता है, कि वो ऐसी परिचर्चा में आए और अपने अनुभव हमें बताएं। दूसरा, जैसा अभी आपको प्राजक्ता जी और लब्धि जी से मिलवाया कि वे खुद ऐसा वीडियो बनाकर भेजते हैं, क्योंकि हमारी ये परिचर्चा रात के समय में होती है तो प्रैक्टिकली रसोई में जाकर बताया नहीं जा सकता है, तो आप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तीसरा, हमारे को अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं उनके बारे में बताकर। और चौथा, सबसे बड़ा, आप इस परिचर्चा में भाग लेकर, एज अ श्रोता भाग लेकर बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। जो भी आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली परिचर्चा अगले संडे
शाम 8:30 बजे होगी। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। महावीर भगवान की जयकारा लगा के सभा समाप्त करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान भगवान की। की जय। जय। एक साथ